इस तरह से आपके सारे के सारे प्रोग्राम्स और उसके साथ साथ जितने भी एसक्यूएल के कमांड्स थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में इतने जो भी सारे प्रोग्राम्स हमारे पास दिए हुए हैं और एसक्यूएल के जो कमांड्स हैं वो सारे के सारे आज एक वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले क्लास 12th बोर्ड्स के लिए। ठीक है, आपका एग्जाम बहुत सामने है और जितने भी थ्योरेटिकल चीजें थी वो सारे की सारी मैंने 4 घंटे की एक वन शॉट में कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी। और आप देख सकते हो यहाँ पर सिलेबस की सारी चीजें जो भी थ्योरेटिकल थी वो सारी की सारी मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में डाल दी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। और फिलहाल अभी हम क्या करने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स और उसके बाद एसक्यूएल एक ही वीडियो में इन दोनों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो भी प्रोग्राम्स है वो काफी सारे काफी अच्छे प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, इनको आप कर लेते हो तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाए और हो सकता है कि सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाए अगर आपको सारी चीजें याद रहे तो। ठीक है, तो ये काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है, आपको इसे जरूर से जरूर करना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए ही इस वीडियो को बनाया गया है। तो पहले हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। ये दोनों प्रोग्राम्स हमारे पास टेक्स्ट फाइल फाइल हैंडलिंग के लिए। तो अगर फाइल हैंडलिंग की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी जो वन शॉट वीडियो है जिसमें मैंने पूरा प्रैक्टिकली बताया है कि सारी चीजें आप टेक्स्ट फाइल के साथ कैसे काम कर सकते हो, सीएसवी फाइल के साथ, बाइनरी फाइल्स के साथ कैसे काम कर सकते हो, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वन शॉट बनाया हुआ है। चैनल पे एक प्लेलिस्ट है क्लास 12 वन शॉट्स, उसमें सारे के सारे चैप्टर्स के वन शॉट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, किसी भी चैप्टर में अगर आपको डाउट है तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। और बस उसमें एक चैप्टर अभी तो नहीं है लेकिन शायद 1 या 2 दिन में मैं उसे डाल दूं। ठीक है, वो कंप्यूटर नेटवर्क्स का चैप्टर है। ठीक है, तो उसे मैं 1 या 2 दिन में डाल दूंगा। फिलहाल बाकी सारे चैप्टर्स वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, चाहे वो एसक्यूएल हो गया चाहे पाइथन हो गया, ठीक है, सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है। तो आप किसी भी वीडियो किसी भी चैप्टर को जाकर देख सकते हो, उसके वन शॉट बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल है वहां पर। ठीक है, जरूर समझ में आ जाएगा। तो ये पहले दो फाइल हैंडलिंग में जो टेक्स्ट फाइल्स पे है वो है। ठीक है, उसके बाद फिर रिमूव ऑल लाइंस दैट कंटेन, ये भी तीन, चलो ठीक है, तीन क्वेश्चंस हमारे पास है यहाँ पर टेक्स्ट फाइल के साथ काम करने के लिए। फिर दो क्वेश्चन है हमारे पास बाइनरी फाइल किसके साथ काम करने के लिए। उसके बाद हमारे पास एक नॉर्मल सा प्रोग्राम है जो कि 11th वालों का ही है। ठीक है, ये शायद रिवीजन टूर में से निकाला होगा इसको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो प्रोग्राम है ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी है। उसके बाद है सीएसवी फाइल से रिलेटेड। ठीक है, तो काफी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर। ठीक है, और हाँ मैं आपको ये बोल दूं कि यहाँ पर मेरे को कोई ये प्रोग्राम नहीं दिख रहा कि फंक्शंस बनाओ। ठीक है, इस चीज से रिलेटेड कोई एक फंक्शन बनाकर दिखाओ, वो प्रोग्राम नहीं दिख रहा ऐसा कोई सैंपल पे, सॉरी सिलेबस में तो। लेकिन ऐसा प्रोग्राम आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, तो उसके लिए वो फंक्शंस इन वन शॉट वाली वीडियो जरूर देख लेना। वो शायद आधे घंटे में ही मैंने कंप्लीट करवा दी है अच्छे से। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखना। चलो, तो फिलहाल सबसे पहले हम किसे करें, सबसे पहले तो सबसे आसान इस चीज को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये 11th वालों का ये जो है ये कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम टेक्स्ट फाइल्स वाले प्रोग्राम्स, तीनों प्रोग्राम्स को देख लेंगे। और उसके बाद हम सीएसवी फाइल को भी देख लेंगे। ठीक है, बाइनरी फाइल्स को भी देख लेंगे। उसके बाद हम लास्ट में स्टैक्स देखेंगे और उसके बाद फिर हम डेटाबेस पे जंप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मुझे पता नहीं कि इस वीडियो का ड्यूरेशन कितना होने वाला है, और हाँ इस इन सारी चीजों का, ठीक है, ये सारी जो भी प्रोग्राम्स हैं जो भी मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ और उन सबके आउटपुट्स में पीडीएफ में कंबाइन करूंगा। ठीक है, अच्छे से, ताकि आपको बार बार ये वीडियो खोलने की जरूरत ना पड़े। आपको जब भी रिवाइज करना हो तो आप वो पीडीएफ खोलो और आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ सामने दिखे, नीचे उसका आउटपुट दिखे, सॉरी नीचे उसका प्रोग्राम दिखे और उसके नीचे उसका आउटपुट दिखे, सिमिलर फॉर एसक्यूएल। तो ये पीडीएफ में बनाकर रख दूंगा और ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, चैनल नहीं, टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लेना है। कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, तो उसे जरूर से जरूर ज्वाइन कर लो। उसमें सारे के सारे जो भी आपके थ्योरेटिकल नोट्स हैं हैंड रिटन, वो सारे के सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट चाहिए हो या फिर इसके नोट चाहिए हो या फिर डिस्कशन करना हो बाकी के बच्चों से रिलेटेड, इन चीजों से रिलेटेड, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चीजों को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो हमें ये क्लास 11th वाला कंप्लीट करना था। इसमें क्या है, राइट अ रैंडम नंबर जनरेटर दैट जनरेट्स रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 6। ठीक है, 1 और 6 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट करना है। ठीक है, सिमुलेट अ डाइस। ठीक है, तो एक डाइस सिमुलेटर बनाना है। ठीक है हमें, तो चलो इसे बना लेते हैं। तो हमारे पास ये एक टेक्स्ट, मैंने सैंपल टेक्स्ट रखा हुआ है ताकि मुझे यहाँ पर जो भी टेक्स्ट फाइल में जो काम करना हो वो मैं इसके ऊपर कर पाऊँ। ठीक है, तो फिलहाल तो हमें क्या बनाना है, डाइस सिमुलेटर। ठीक है, डाइस डाइस सिमुलेटर डॉट पी वाई। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर रैंडम नंबर के साथ काम करना है। इसके लिए हम सबसे पहले इंपोर्ट रैंडम लिखेंगे ताकि हम रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर पाए। और रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद हम पहले प्रिंट करवा लेते हैं कि ये है क्या।
सो इट इज अ डाइस, ठीक है, सिम्युलेटर डाइस सिम्युलेटर, ठीक है। और इसके बाद मुझे क्या करना है, पहले तो मैं यूजर से कहता हूँ कि प्रेस एंटर सो दैट हम डाइस रोल कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनपुट फंक्शन का यूज करूंगा, इसे हम किसी वेरिएबल में नहीं स्टोर करवाएंगे, सिर्फ इनपुट फंक्शन रखेंगे, इनपुट, और फिर यहाँ पर इसके अंदर लिख देंगे प्रॉम्प्ट की एंटर प्रेस एंटर टू रोल डाइस, ठीक है। ये कहीं स्टोर नहीं होगा, ठीक है, बस एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा यूजर के सामने, सॉरी, हाँ, और उसके बाद फिर जैसे यूजर एंटर करेगा, एंटर की प्रेस करेगा, उसके बाद क्या है, नीचे वाली चीजें चल जाएंगी। तो नीचे हमें क्या लिखना है, वही सेम नंबर जनरेट कराना है जिसे हम नम के अंदर स्टोर करवाते हैं, ठीक है। और रैंडम नंबर हमें क्या जनरेट कराना है, हमें इंटीजर जनरेट कराना है, ठीक है। तो हम इसके लिए लिखेंगे रैंडम, यानी मॉड्यूल का नाम डॉट, इसका जो फंक्शन है वो यानी कि रैंड इंट, कोई गलत नहीं समझेगा। और इसके बाद हमें इसके अंदर स्टार्ट वैल्यू डालनी है और स्टॉप वैल्यू डालनी है, और यहाँ पर जो है स्टार्ट वैल्यू और स्टॉप वैल्यू दोनों इंक्लूसिव होती है रैंड इंट के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट वैल्यू 1 से लेकर 6 तक हमें डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास नम में चीजें स्टोर हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा सिंपल कि ये रहा आपका नंबर। सो यू गॉट लिख देते हैं, अच्छे अच्छे मैसेजेस रखोगे तो टीचर खुश हो जाएगा, और बीच में अगर कमेंट्स का भी यूज करोगे तो टीचर और खुश हो जाएगा, ठीक है। तो यू गॉट क्या, यू गॉट नम, सेव करते हैं और इसे रन करते हैं, सिंपल छोटा सा प्रोग्राम था। डाइस सिम्युलेटर प्रेस एनी की टू रोल अ डाइस, सो मैंने एंटर, सॉरी, प्रेस एंटर टू रोल अ डाइस, तो मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, यू गॉट 6, ठीक है, 6 आया, 6 तो आ सकता है ना, फिर से करते हैं एंटर, फिर से 6 आया, जरूरी नहीं कि हमें यहाँ पर बार बार 6 आएगा, ये बार बार 6 क्यों आ रहा है हमारे पास, एक बार फिर से एंटर, यू गॉट 5, बार बार पता नहीं क्यों 6 आ रहा था। अब देखते हैं इस बार क्या आता है, 2, ठीक है, 1 2 3 सब कुछ आएगा, 1 से लेकर 6, वापस से 6 आ गया, हद से ज्यादा आ रहा है, फिर 2, ठीक है, 1, ठीक है, तो सारी चीजें आ रही हैं। तो रैंडमली यहाँ पर नंबर्स जो है वो जनरेट हो रहे हैं। तो ये प्रोग्राम हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अ, कौन सा था, ये वाला, ठीक है, ये डाइस सिमुलेटर वाला प्रोग्राम जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें कौन सा करना है, अब चलो हम आते हैं टेक्स्ट फाइल्स के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज को देखते हैं कि रीड अ टेक्स्ट फाइल लाइन बाय लाइन एंड डिस्प्ले ईच वर्ड सेपरेटेड बाय अ हैश, या फिर इसे पाउंड सिंबल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो इसे करने के लिए हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट फाइल हमने यहाँ पर रखा हुआ है सैम्पल टेक्स्ट डॉट टी के नाम से, ये रहा वो टेक्स्ट फाइल, ठीक है। इसके अंदर मैंने कुछ कुछ कंटेंट डाला हुआ है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इस फाइल का नाम क्या रखूँ, क्या है, रीड हैश रख देते हैं, ठीक है, रीड हैश डॉट पी वाई। चलो, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें वो फाइल बनानी नहीं है, रीड करनी है, ठीक है। तो रीड करने के लिए अभी हम यहाँ पर देखो किसी भी फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं, हम विद ओपन के साथ भी ओपन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं, मैं प्रेफर करूंगा विद ओपन वाली जो चीज थी वो, ठीक है, विद ओपन। और यहाँ पर हमें फाइल का नाम इंक्लूडिंग उसका पाथ हमें देना है, ठीक है। तो पाथ तो हम यहाँ पर रिलेटिव पाथ यूज करने वाले हैं, क्योंकि इसी फोल्डर के अंदर हम काम कर रहे हैं और इसी फोल्डर के अंदर ही सैम्पल डॉट टी है, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक और चीज ध्यान में रखना है कि सामने क्या हो कि देखो, जैसे मेरे पास ये टर्मिनल है, ठीक है, आउटपुट आपके पास टर्मिनल पे ही आएगा, और टर्मिनल पे आप जिस फोल्डर पे हो ना, देखो, आउटपुट भी उसी से रिलेटिव ये सर्च करेगा, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पर किसी और फोल्डर में होता, ठीक है, और उस फोल्डर के अंदर ये इन प्रोग्राम्स वाली फोल्डर होती, तो अगर मैं यहाँ पर इसे रन करता ना, तो ये जो आउटपुट है वो कहाँ आता, ये जो टर्मिनल है वो आउटपुट किधर दिखाता, वो बाहर वाली फोल्डर पे दिखाता, ठीक है, ना कि इन प्रोग्राम्स पे, ठीक है। और इसके अंदर वो रिलेटिव पाथ में अगर सर्च करता सैम्पल टेक्स्ट डॉट टी तो उसे नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली सैम्पल टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी में नहीं है, वो कहाँ पर है, वो इम्प प्रोग्राम्स के अंदर है, ठीक है। तो अगर आप किसी फोल्डर के अंदर जाना चाहते हो तो यहाँ पर सी डी लिख दो, और उसके बाद फिर अंदर कोई भी फोल्डर है तो वो लिख दो, ठीक है। खैर, इतना ज्यादा अभी डिटेल में नहीं जाते, अभी सिंपल आपको रखना है क्या, कि आप जिस फोल्डर के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, इम्प प्रोग्राम्स के अंदर काम कर रहे हो, तो इसी फोल्डर को खोल के रखो, ठीक है, इस पे और कोई फोल्डर खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो विद ओपन, और यहाँ पर रिलेटिव पाथ हम यूज कर रहे हैं, और अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है ना तो आप एब्सोल्यूट पाथ का यूज कर लो, ठीक है। और रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ के बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जाकर देख सकते हो आराम से, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, रिलेटिव पार्ट का यूज करने वाले हैं, सैंपल, या हम यहाँ पर लिखेंगे सैंपल टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी। ठीक है, इसे ओपन करना है और किस मोड पे ओपन करना है, हमें इसे रीड मोड पे ओपन करना है, तो हम सिर्फ आर लिखेंगे। ठीक है, एज, और इस फाइल हैंडल का नाम क्या रखना है, एज माई फाइल। ठीक है, हो गया। इंडेंटेशन के अंदर जो भी काम करना होगा करेंगे, और इस बार हमें माई फाइल डॉट क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम विथ ओपन के साथ इसे ओपन कर रहे हैं। ठीक है, चलो चलो, तो अभी यहाँ पर सैम्पल टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी कर लिया। अब इसे हमें क्या करना है कि हमें इसे रीड करना है। ठीक है, रीड करने के लिए हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं डेटा, और इसके अंदर हम चीजों को स्टोर करवा देंगे जो भी इसके अंदर होगा। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माई फाइल डॉट रीड। ठीक है, हमें यहाँ पर पूरा का पूरा रीड करवाना है, क्या, रीड अ फाइल लाइन बाय लाइन। ठीक है, पूरा का पूरा रीड नहीं करवाना, लाइन बाय लाइन, एंड डिस्प्ले ईच वर्ड सेपरेटेड बाय हैश। ठीक है, तो यहाँ पर हम रीड लाइंस का यूज कर सकते हैं, रीड लाइंस। अब यहाँ पर रीड लाइंस के बाद क्या आता है पता है आपके पास, देखो, अगर हम फाइल हैंडल के साथ रीड लाइंस लगा देना, तो इस ये जो फाइल है, इसके सारे लाइंस जो है वो एक लिस्ट बन के आ जाएंगे, और हर एक उस लिस्ट का हर एक एलिमेंट ये स्ट्रिंग होगा, फिर दूसरा एलिमेंट ये स्ट्रिंग होगा। ठीक है, फिर तीसरा एलिमेंट ये स्ट्रिंग होगा, और साथ में यहाँ पर लास्ट में बैक स्लैश एन भी लगा हुआ होगा। अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं आपको पर प्रिंट करवा कर दिखा देता हूँ। प्रिंट डेटा। ठीक है, रन करते हैं, ये रहा। ठीक है, तो ये एक लिस्ट बन के आ चुका है हमारे पास। ठीक है, और इस लिस्ट के अंदर शायद आपको दिख ना रहा हो। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर यहाँ पर ये पूरा का पूरा लिस्ट है, और इस पूरे लिस्ट के अंदर ये हमारे पास एक एलिमेंट है, ये क्या है, पूरा का पूरा एक लाइन, और इसमें बैक स्लैश एन भी लगा हुआ है। सेम फॉर अदर लाइंस। चलो, तो अभी हमें क्या करना है कि हमारे पास ये चीज तो आ गई है, हमें क्या करना है कि अब लाइन बाय लाइन चीजों को उठाना है। और देखो, तो डेटा में हमने क्या किया कि ये चीज को रख दिया। अभी अभी हम क्या करते हैं, अ, अभी हम एक काम करते हैं कि हम एक एक फाइल को वहां पर से, मतलब उस पूरे के पूरे लिस्ट में से एक एक चीज को उठाएंगे। ठीक है, चलो, तो वो कैसे उठा सकते हैं हम, तो पहले तो एक लूप लगाते हैं, तो फॉर लाइन इन डेटा, या फिर एक काम करते हैं, हम इस बार इसका नाम लाइंस रख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो फॉर लाइन इन लाइंस, तो लाइंस में सारी चीजें हैं, सारे के सारे लाइंस है, और लाइन में क्या आएगा कि एक एक करके लाइंस उठ उठ कर आएंगी। ठीक है, चलो, अभी यहाँ पर हम उसे थोड़ा सा अपडेट करेंगे। ठीक है, क्यों हमें अपडेट क्यों करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो, हमारे पास लाइन क्या है, हमारे पास मान लेते हैं कि ये लाइन है। ठीक है, ये एक चीज उठकर आई। अब हमें क्या करना है कि इसमें हर एक बीच बीच में क्या करना है, स्पेस की जगह पर हमें हैश सिंबल को डालना है। ठीक है, ये काम करवाना है हमें, है ना। और अगर ये काम करवाना है, तो हमें इस पूरे लाइन को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस पूरे लाइन को तोड़ना पड़ेगा। तो हम कैसे तोड़ सकते हैं, डॉट स्प्लिट एक मेथड होता है कि हम किसी भी स्ट्रिंग में लगा सकते हैं। उससे क्या वो क्या करेगा, देखो, लाइन आ गया। ठीक है ना, तो हम इसमें क्या करते हैं कि न्यू अंडरस्कोर लाइन कर देते हैं। ठीक है, या फिर मैं इस तरह से लिखना प्रेफर करता हूँ, इसे हम कैमल केस कहते हैं, कि कोई भी अगर वेरिएबल में मल्टीपल वर्ड्स हो, तो उसमें पहले वर्ड का जो लेटर है वो स्मॉल होगा, दूसरे जितने भी वर्ड्स होंगे आगे, उन सब का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। उसे हम कैमल केस कहते हैं। ये लिखने का, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का एक तरीका होता है। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो किसी भी तरह से। चलो, न्यू लाइन कर दिया हमने, और न्यू लाइन के अंदर अब हमें क्या करना है कि लाइंस को तोड़ना है। ठीक है, तो हमारे पास लाइंस है, लाइंस में क्या है, एक बड़ी सी लिस्ट है, और उसके अंदर एलिमेंट्स है। ठीक है, स्ट्रिंग्स के फॉर्म में। तो ये एक स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रिंग्स में इटरेट करेगा। ठीक है, तो न्यू लाइन में क्या करना है कि लाइन, ठीक है, लाइन डॉट स्प्लिट, लाइन डॉट स्प्लिट क्या करेगा कि हमारी स्ट्रिंग्स को तोड़ देगा, एक लिस्ट के अलग अलग एलिमेंट्स बना देगा। ठीक है, कैसे, वो क्या करेगा, जैसे नहीं, यानी वो क्या करेगा कि इस चीज को एक लिस्ट में डाल देगा, इसको एक वर्ड बना देगा, सॉरी, इसको एक एलिमेंट बनाएगा, इसको एक सन को एक एलिमेंट बनाएगा, डिप्ड को एक एलिमेंट बनाएगा। इस चीज को मैं आपको प्रिंट भी करवा कर दिखा देता हूँ। ठीक है, प्रिंट, इतने डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तो शायद थोड़ी ड्यूरेशन ज्यादा लंबी हो जाए, लेकिन आपको समझ में सब कुछ आएगा। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हर एक चीज, देखो, ये पूरी की पूरी चीज एक लिस्ट नहीं है, ये बहुत सारी अलग अलग लिस्ट है। ठीक है, ये एक अलग लिस्ट है, ये एक अलग लिस्ट है। ठीक है, ऐसा ऐसी चीजें हो रही है। और ये क्या हुआ कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो टूट चुकी है। ठीक है, यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बैक स्लैश एन नहीं आ रहा, और साथ में कोई स्पेस नहीं आ रहा। ठीक है, सारे वर्ड जो है वो टूट चुके हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इनको मैंने तोड़ दिया, लेकिन अब मेरे को
इन सबको जोड़ना भी है, ठीक है? और जोड़ना है और इस तरह से जोड़ना है कि साथ में क्या हो, बीच में क्या हो, बीच में स्पेस ना आए, बीच में हैश वाला सिंबल आ जाए, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास एक नया फंक्शन है जो कि हमने लिस्ट में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो डॉट जॉइन फंक्शन था वो, ठीक है? डॉट जॉइन, किसको ज्वाइन करना है? हैश, ठीक है? हैश को ज्वाइन करने के लिए यूज करना है किसमें? न्यू लाइन में, ठीक है? ठीक है, और इसे किसी में स्टोर करवाना है, ठीक है? लेकिन हमें करना क्या है, एक बार जरा फिर से देखते हैं। डिस्प्ले ईच वर्ड सेपरेटेड बाय ये, ठीक है? ठीक है, तो प्रिंट करवा देते हैं हम, ठीक है? और इस चीज को इसके अंदर डाल देते हैं, इस चीज को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है? अब जरा इसे हम रन करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। ये काफी लंबा सा आ रहा है, तो एक काम करते हैं, फिर भी देखना तो पड़ेगा ही। पहले ये चीज आ रही है, ठीक है? पहले हमने जो, ये हमें करवाना नहीं था, ठीक है? हमें क्या करवाना है, हमें सिर्फ इतना काम करवाना है, हमें ये चीज प्रिंट नहीं करवानी है। तो इस चीज को प्रिंट नहीं करवाते इससे पहले जो हमने न्यू लाइन प्रिंट करवाया था, ठीक है? ये तो हमने सिर्फ, मैंने आपको समझाने के लिए किया है। अगर मैं इसको रन करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हर एक लाइन जो है वो आ गया हमारे पास, एक एक करके लाइंस आ रही हैं, और हर एक वर्ड क्या है जो वो हैश से सेपरेटेड है, ठीक है? तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? तो इतने 5 लाइन में ही, ठीक है, 5 लाइन में ही हमारा ये प्रोग्राम खत्म हो चुका है। समझाने में काफी टाइम लगा, वो अलग बात है, ठीक है? अब आगे देखते हैं। रीड अ टेक्स्ट फाइल एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, अपर केस, लोअर केस, कैरेक्टर्स इन फाइल, ठीक है? तो एक फाइल हमें बनानी है और उसमें हमें, मान लेते हैं कि इसमें से हमें कितने अपर केस कैरेक्टर्स हैं, कितने लोअर केस कैरेक्टर्स हैं, ठीक है? ये सारी चीजें देखनी है, और कितने वॉवेल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, ये सारी चीजें देखनी है। तो अगर कोई चीज अल्फाबेट है, ठीक है, तो उसके अंदर या तो वो वॉवेल हो सकता है या तो कॉन्सोनेंट हो सकता है, ठीक है? और अगर वो अल्फाबेट ही है तो उसके अंदर वो लोअर केस हो सकता है या फिर अपर केस हो सकता है, ठीक है? मतलब वॉवेल कॉन्सोनेंट एक अलग केस है, अपर केस लोअर केस एक अलग केस है, और ये दोनों केस को हमें तभी यूज करना है जब हमारी चीज जो होगी वो क्या होगी, अल्फाबेट होगी, ठीक है? इस चीज को ध्यान रखो। अब देखो किस तरह से हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं, ठीक है? तो अल्फा काउंट डॉट पी वाई, ठीक है? इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें इस फाइल को रीड करवा लेना है, ठीक है? मतलब ओपन करना है सबसे पहले तो विद ओपन, ठीक है? और किसे ओपन करना है? सैंपल टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी, ठीक है? कॉमा, सॉरी, हाँ, कौन से मोड पे हमें हमें सबसे पहले क्या है, इसे रीड करवाना है, ठीक है? तो एज माई फाइल, ठीक है? अब इसके अंदर हमें क्या करना है, देखो, अ, हम्म, तो हमें कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेंगे हमें यहाँ पर, ठीक है? कौन कौन से वेरिएबल्स? जैसे पहले तो हम इसे ये बता दें कि वॉवेल्स हम किन्हें कहते हैं। वॉवेल्स, ठीक है? ए, ई, आई, ओ और यू, इनको हम वॉवेल्स कहते हैं, ठीक है? अब हमें यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसमें हम काउंट रख सकते हैं चीजों का, ठीक है? तो वी अंडरस्कोर काउंट रखते हैं, वी काउंट, ठीक है? वी काउंट, ठीक है? वी काउंट इक्वल्स टू, अपर केस के लिए यू काउंट रखते हैं, ठीक है? इक्वल्स टू लोअर केस के लिए एल काउंट रखते हैं। और कुछ भी काउंट करवाना था क्या? हाँ, हमें कॉन्सोनेंट भी काउंट करवाना था, तो सी काउंट भी रखते हैं, ठीक है? जीरो, सबकी वैल्यू हमने जीरो कर दी। अब जो जो जैसे जैसे हमें चीजें मिलती जाएंगी हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे उनकी चीजों को, ठीक है? उन वेरिएबल्स को। चलो, तो विद ओपन इस तरह से हमने चीजों को, अपने सैंपल टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी को ओपन कर लिया, ठीक है? इसे ओपन करने के बाद हमें क्या करना है? इसे ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर रीड करवाना है पहले तो, ठीक है? इस बार पूरे के पूरे फाइल को एक बार रीड करवाना है, तो डेटा के अंदर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? माई फाइल डॉट रीड, रीड, ठीक है? इस तरह से हमने रीड करवा लिया। अब रीड करवाने के बाद हमें क्या करना है? देखो, रीड करवाने के बाद हमें यहाँ पर पहले तो ये देखना है, पहले तो हमें यहाँ पर एक इटरेशन चलाना है, फॉर कैर इन, एक एक करके इसमें कैरेक्टर्स आते जाएंगे इसलिए कैर लिखा है।
तो फॉर कैर इन इन डेटा, ठीक है, इफ इफ अगर जो है हमारा जो कैर है, कैर डॉट इज अल्फा, ठीक है, अब क्या वो अल्फाबेट है, तभी जो है वो सारे काम करो, ठीक है। पहले तो ये देखो कि वो अल्फाबेट है या नहीं, अगर है तभी आगे के काम करो, वरना रहने दो, ठीक है, वरना बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो अगर वो अल्फाबेट है तो हमें क्या देखना है सबसे पहले कि वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट का देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोअर केस अपर केस का देखेंगे इसी के अंदर, क्योंकि ये कंडीशन तो होनी ही चाहिए ना अल्फाबेट वाली। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या वो लोअर सॉरी वॉवेल है या नहीं। तो इफ कैप जो हमें मिला है डॉट लोअर, ठीक है, हमें ये भी तो इसे लोअर भी तो करवाना है, क्योंकि क्यों, क्योंकि अगर मान लेते हैं हमारे पास इधर जो है वो कैपिटल ए आया, ठीक है, मान लो कैपिटल ए आया, तो कैपिटल ए तो इधर नहीं है ना, लेकिन कैपिटल ए तो एक वॉवेल है, तो हमें इस चीज को जो कि यहाँ से रीड होकर आया है उसे पहले लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, डॉट लोअर लगा के, उसके बाद चेक करेंगे कि क्या ये जो चीज आई वो इन वॉवेल्स है या नहीं। तो इफ कैर डॉट लोअर लोअर इन वॉवेल्स, अगर ऐसा होता है तो क्या करो कि वी के काउंट को बढ़ा दो, यानी कि प्लस इक्वल्स वन, ठीक है, सिंपल। वरना क्या करो, अगर कैर का लोअर लोअर यानी कि कोई भी वॉवेल वाला जो कैरेक्टर है वो अगर वो इनमें है तो वॉवेल बढ़ेगा, और नहीं है तो कॉन्सोनेंट बढ़ेगा, ठीक है। कॉन्सोनेंट का काउंट प्लस इक्वल्स वन, ठीक है, हो गया। अब यहां पर हमने क्या किया कि वोवेल और कॉन्सोनेंट का काम करवा लिया, अब हमें क्या करना है कि अपर केस और लोअर केस का काम करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए एक नया इफ एल्स ब्लॉक लगेगा। इफ कैर डॉट इज अपर, ठीक है, इज अपर, अगर वो अपर हो उस केस में क्या करो कि अपर सॉरी यू काउंट बढ़ा दो, सॉरी हाँ, प्लस इक्वल्स वन। और वरना क्या करो, वरना क्या करो, एल काउंट बढ़ा दो, ठीक है, बस सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सारा काम हो गया, लूप से भी हम बाहर निकल सकते हैं। अब ये सारे काम के होने के बाद हम यूजर को बाद में प्रिंट करवा के दिखा सकते हैं कि जो वॉवेल्स हैं वो इतने हैं, कॉन्सोनेंट्स है इतने हैं, लोअर केस कैरेक्टर्स इतने हैं, अपर केस इतने हैं, तो कर लेते हैं वो काम। प्रिंट क्या करा सकते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं वॉवेल्स के बारे में। तो वॉवेल्स वॉवेल्स कितने हैं यहाँ पर, वी काउंट है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम चीज कॉन्सोनेंट के लिए करेंगे, लोअर केस के लिए, अपर केस के लिए, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स, और कॉन्सोनेंट्स के लिए ये हो जाएगा सी काउंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या एल काउंट करवाना है और फिर यू काउंट करवाना है, ठीक है। तो यू काउंट के लिए यहाँ पर लिख देंगे अपर केस, ठीक है, और एल इसके लिए हम लिख देंगे लोअर केस, ठीक है। बस प्रोग्राम खत्म हो चुका है, इसे जरा मैं आपको रन करके दिखवाता हूँ, ठीक है। तो इसने हमारे प्रोग्राम ने इस चीज को, इस वाले फाइल को पूरी तरह से रन कर लिया है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी है, लोअर केस यहाँ पर जीरो क्यों आ रहा है, देखते हैं एक बार। लोअर केस इफ एल्स एल काउंट प्लस इक्वल्स टू वन, क्या डॉट ओ, यहाँ पर ये फंक्शन हमने पैरेंथेसिस यूज किया ही नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। रन करते हैं। अब हमारे पास देखो चीजें दिख रही हैं कि अपर केस 13 है और लोअर केस इतने हैं, कॉन्सोनेंट्स इतने हैं, वॉवेल्स इतने हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो, बस तो ये था। उसके बाद देखते हैं आगे कौन सा प्रोग्राम है हमारे पास। तो इस तरह से 3 प्रोग्राम्स हमने बना लिए हैं। रिमूव ऑल द लाइंस दैट कंटेन द कैरेक्टर स्मॉल ए, ध्यान रखना स्मॉल ए लिखा हुआ है, कैपिटल ए नहीं लिखा हुआ है, इन अ फाइल एंड राइट इट टू अनदर फाइल, ओके। तो हमें एक न्यू फाइल बनानी है और इसमें से जिस भी लाइन में स्मॉल ए है उस लाइन को उसमें कॉपी कर देना है, ठीक है। तो एक न्यू फाइल बनवाएंगे हम पाइथन से ही, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखें, एड कैपिटल है, ठीक है, डॉट
पी वाई। ऐड हमें भले ही स्मॉल ए करवाना है, ठीक है, स्मॉल ए वाली चीज को ऐड करवाना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अपनी पुरानी फाइल को ओपन करेंगे। विद ओपन, विद ओपन, ठीक है, पुरानी फाइल का नाम क्या था? सैम्पल, सॉरी, कोट्स के अंदर सैम्पल टेक्स्ट डॉट टी, कॉमा, इसे किस में ओपन करना है? रीड मोड पे ओपन करना है, ठीक है। कॉमा, एक और फाइल को ऐड ओपन करवाएंगे जिसमें हम अपनी चीजों को, जो भी जिसमें भी ए होगा उसको वहां पर रखेंगे, ठीक है। तो ओपन, ठीक है, सैम्पल टेक्स्ट डॉट टी, इसमें हम न्यू न्यू फाइल रख लेते हैं इसका नाम, ठीक है, न्यू फाइल डॉट पी वाई, सॉरी पी वाई कहाँ से, डॉट टी, और इसमें हमें क्या करवाना है? राइट करवाना है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर राइट लिखेंगे, ठीक है। बस हो गया। अब यहाँ पर दोनों फाइल्स ओपन हो चुकी हैं। अब दोनों फाइल्स के ओपन होने के बाद हमें क्या करवाना है? दोनों फाइल्स के ओपन होने के बाद हमें इस फाइल से, सॉरी, इन दोनों को हमने ये तो दिया ही नहीं कि हमें इनका फाइल हैंडल क्या रखना है। तो इसका फाइल हैंडल रख लेते हैं माई फाइल, ठीक है, और इसका फाइल हैंडल हम रख लेते हैं एज न्यू फाइल रख लेते हैं, माई फाइल, और इसका हैंडल रह जाएगा न्यू फाइल, ठीक है। वेरिएबल का भी नाम, मतलब फाइल हैंडल का भी नाम हमने न्यू फाइल रख लिया है, ठीक है। चलो, अ, अब इसके अंदर हम यहाँ पर चीज़ों को परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसमें से चीज़ों को रीड कर लेते हैं। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना, इस वाले माई फाइल में जितनी भी चीज़ें, उन चीज़ों को हम रीड कर लेते हैं। तो डेटा के अंदर हम रख लेते हैं डेटा इक्वल्स टू माई फाइल डॉट रीड, ठीक है, डॉट डॉट रीड नहीं, रीड लाइंस करना है हमें, ठीक है। रीड रीड लाइन कर लेते हैं, ठीक है। रीड लाइन क्यों कर रहे हैं? रीड लाइन नहीं, रीड लाइंस, ठीक है। रीड लाइंस क्यों करेंगे? क्योंकि हमें लाइन बाय लाइन उस पूरे के पूरे लाइन को उठा के डालना है ना वहां पर। देखो यहाँ पर कि रिमूव ऑल द लाइंस दैट कंटेन कैपिट स्मॉल ए, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन मतलब कि हमें लाइंस पे काम करना है ना, तो हम लाइन को उठा के डालेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया कि लाइंस, रीड लाइंस किया हुआ है, कहाँ गया वो? तो इससे क्या होगा कि इसमें हमारे पास एक बड़ी सी लिस्ट आएगी, उसके अंदर अलग अलग लिस्ट होंगे, और अलग अलग लिस्ट के अंदर हमारे पास एक एक लाइन होगी, ठीक है। अ, अगर आपको इसमें भी डाउट हो तो मैं इसे प्रिंट करवा कर आपको दिखा देता हूँ कि डेटा में जा क्या रहा है। तो रन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें हमारे पास एक बड़ी सी लिस्ट आई, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स में एक एक लाइन है, ठीक है, ठीक है। बस, तो इस चीज को मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो हमने यहाँ पर इस चीज को देख लिया कि हमारे पास डेटा में क्या जा रहा है। अब डेटा में ये चीज आ रही है, तो इसमें हमें क्या करना है कि इसमें हमें एक लूप चलवाना है, ठीक है। तो फॉर लाइन इन, इसका नाम फिर से डेटा हटा के लाइंस कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। फॉर लाइन इन लाइंस, इफ, अगर अगर लाइन के अंदर ए हो, स्मॉल ए इन लाइन, अगर ऐसा होता है, उस केस में क्या करो? अ, उस केस में क्या करो कि न्यू डेटा, हम एक न्यू डेटा भी रख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास अम, हम इस चीज को इसमें राइट करवा देते हैं, ठीक है। अगर ये चीज ऐसी हुई तो हम क्या करेंगे कि न्यू फाइल में हम इस चीज को ऐड करवा देंगे, ठीक है। तो न्यू फाइल, ठीक है, न्यू फाइल डॉट, इसे क्या करवाना है? राइट करवाना है, ठीक है। डॉट राइट, ठीक है, डॉट राइट करवा दो किसको? लाइन को, ठीक है। अभी जो हमारे पास प्रेजेंट लाइन है उसको ऐड करवा दो, ठीक है। बस, काम हो गया। ये करने के बाद और कोई काम बच रहा है क्या? और तो कोई काम नहीं बच रहा। तो बस इसके बाद हम प्रिंट करवा देते हैं कि सक्सेसफुल। एक बार इसे रन करते हैं। अभी हमारे पास ये फाइल है क्या? न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी, न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी है हमारे पास, क्योंकि हमने एक बार इसे प्रिंट करवाने के लिए रन करके देख लिया था, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, राइट मोड में है, तो इसके बाद इसके अंदर बार बार पूरा का पूरा डेटा फिल होता जाएगा। तो इसे रन करते हैं, ठीक है। तो जो कुछ भी होगा उसके बाद हमारे पास सक्सेसफुल लिखा हुआ आ रहा है। तो अभी हमारे पास ये दो फाइल्स बनकर आ गई हैं, ठीक है। तो इन दोनों फाइल्स में क्या है कि हमें देखना है कि कौन कौन सी फाइल्स, कौन कौन से लाइंस आए हैं, कौन कौन से लाइंस नहीं आए हैं, ठीक है। पहला लाइन आया क्या? द सन, तो द सन ये आ चुका है, ठीक है। क्योंकि इसमें स्मॉल ए है क्या? हाँ, स्मॉल ए है, दिख गया। दूसरी लाइन में कहीं स्मॉल ए नहीं दिख रहा, इसलिए ये लाइन नहीं आया, तो पाइथन स्क्रिप्ट ये वाली लाइन नहीं आई यहाँ, चलो ठीक है।
तीसरी लाइन अ कूल ब्रीज रसल्ड, ठीक है। तो अ कूल ब्रीज रसल्ड ये भी नहीं आई, क्यों? यहाँ पर स्मॉल ए है क्या? यहाँ पर स्मॉल ए नहीं, यहाँ पर स्मॉल ए नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ देखो इन द डिस्टेंस, ये लाइन इन द डिस्टेंस, इन द डिस्टेंस आ गई, ठीक है। फिर यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ए दिख रहा है, इसमें स्मॉल ए दिख रहा है क्या? हाँ स्मॉल ए दिख रहा है। अलोंग अलोन ट्रैवलर, अलोन ट्रैवलर, ठीक है। इसमें तो ये लाइन आ चुकी है क्योंकि इसमें स्मॉल ए था। तो इसी तरह से आप आगे भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारा काम तो हमने कर लिया, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रिमूव ऑल द लाइंस दैट कंटेन, मतलब कि पुराने वाले फाइल्स में से पुराने वाले फाइल में उन लाइंस को रिमूव भी करना है। हमने नए वाले में डाल तो दिया, लेकिन पुराने वाले में से रिमूव भी करना है, ठीक है। तो रिमूव वाला काम भी कर लेते हैं। तो सक्सेसफुल वाले को हटाओ अभी, ठीक है। तो हम इस फाइल को एक बार फिर से ओपन कर लेंगे। सेम फाइल हैंडल का नाम यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तो वह खत्म हो गया, फिर से ओपन कर लिया हमने, ठीक है। और इस बार हम इसे राइट मोड पे ओपन करेंगे, ठीक है। और यहाँ एक कोलोन, और इसके अंदर हम यहाँ पर इन दोनों चीजों को तो रख ही सकते हैं, मतलब इन दोनों चीजों को नहीं, लाइंस में तो हमने देखो, लाइंस वेरिएबल अभी भी जिंदा है हमारे पास, ठीक है। तो लाइंस के अंदर उसका सारा का सारा कंटेंट जा चुका है, ठीक है। तो हम ये चीज यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सब कुछ बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो फॉर लाइन इन लाइंस, मतलब पूरे के पूरे लाइंस, ये लाइंस जो है वो कहाँ से निकल रहा है? ये पुराने वाले फाइल से निकल रहा है, ठीक है। जब हमने रीड किया था तो उसमें तो सारा सारा कुछ था ना। इफ ए इन लाइन, ठीक है। तब क्या करो, उस पुराने वाले में क्या हो रहा था? पुराने वाले इस फंक्शन के अंदर हम उसमें राइट करवा रहे थे। तो अगर इस बार हम ये करते हैं कि ए नॉट नॉट इन लाइन, ठीक है। तो उस केस में क्या करो कि हमारे नए सॉरी हमारे पुराने फाइल में इसे डाल दो, ठीक है। इस बार हम राइट करवा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो? तो हमने शुरू में क्या किया था? हमने शुरू में ये वाला काम कर लिया कि राइट इट टू अनदर फाइल, ये तो करवा लिया, लेकिन पुराने वाले फाइल में से रिमूव भी करना है। तो रिमूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम हमें जो ऑलरेडी सारे के सारे लाइंस मिले थे, उनमें जो चीजें नहीं है, मतलब कि जो भी लाइन है, जो भी लाइन जिसमें कि स्मॉल ए नहीं है, ठीक है, उस लाइन को छोड़कर बाकी सारे लाइन को राइट करवा देंगे, किसमें? पुराने वाले फाइल में, ठीक है। क्यों? अगर हम फिर से राइट करवाएंगे तो पुरानी जितनी भी चीजें हैं, वो हट जाएंगी और नई चीजें आएंगी, ठीक है। समझ गए? ठीक है, यही करवाना था। मतलब मान लो कि तुम्हारे पास बहुत सारे लाइंस दिए हुए हैं, तुम्हें कहा जा रहा है कि उसमें उस चीज को क्या करो कि दूसरी लाइन हटा दो, सेकंड लाइन हटा दो। तो तुम क्या करोगे कि उन सारे लाइंस को तुम कहीं निकालोगे, उसमें से अ, उस लाइन को, ठीक है, उस लाइन को हटा के उस चीज को, जो जितने भी बचे, ठीक है, जितने भी लाइंस बचे हैं उसको किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो, और फिर उसको उठाकर उस फाइल में वापस डाल दो। समझ गए? यही काम कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ठीक है। तो सबसे पहले क्या था कि सबसे पहले हमारे पास ये पुराना डेटा था, ठीक है। पुराना डेटा के को उठाकर हमने किसके अंदर डाल दिया? हमने पुराना डेटा को उठाकर हमने लाइंस के अंदर डाल दिया। अब लाइंस नॉट देखो, अब लाइंस के अंदर वो लाइन, ठीक है, लाइंस के अंदर वो लाइन जिनके अंदर स्मॉल ए नहीं है, उनको उठाकर डाल दो हमारे पुराने वाले फाइल में, ठीक है, माई फाइल, ठीक है, माई फाइल डॉट राइट, ठीक है, माई फाइल डॉट राइट। और क्या राइट करवा दो? लाइन को। कब राइट करवाओ? जबकि नहीं है, ठीक है। अब एक बार हम इसे रन करके देखते हैं। तो पहले यहाँ पर प्रिंट भी करवा देंगे कि सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। इसे रन करते हैं, ठीक है, सक्सेसफुल हो रहा है। अब जरा देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास न्यू फाइल तो ऑलरेडी हमने इसका काम करवा ही लिया था। सैंपल टेक्स्ट देखो, वो सारी चीजें, वो सारे लाइंस हट चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रोग्राम भी हमने कर लिया। चलो, अब आते हैं नीचे। और नीचे आने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है? ये पहले तो इसको हटाओ, ठीक है, इसको भी कंप्लीट कर लिया हमने। अब हमारे पास है बाइनरी फाइल्स के दो प्रोग्राम्स हैं, फिर एक स्टैक का है। तो स्टैक को तो हम लास्ट में देखेंगे, और बाइनरी फाइल्स पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर सीएसवी फाइल्स को देख लेंगे, सीएसवी फाइल वाले प्रोग्राम को देख लेंगे, ठीक है। तो बाइनरी फाइल के लिए हम क्या करते हैं? बाइनरी फाइल के लिए सबसे पहला प्रोग्राम क्या है? क्रिएट अ बाइनरी फाइल विद रोल नंबर, सॉरी, नेम रोल, मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, नेम एंड रोल नंबर, सर्च फॉर अ गिवन रोल नंबर एंड डिस्प्ले द नेम, ठीक है, बस। तो हमें एक डेटा चाहिए होगा ऑलरेडी, जिसमें कि एक नाम और रोल नंबर लिखा हो। तो उसे हम किस फॉर्म में रख सकते हैं? हम एक बड़ा सा एक लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है।
उसके अंदर हम कुछ डिक्शनरीज रख सकते हैं, और डिक्शनरी में की और वैल्यू में दो की और वैल्यू पेयर्स रहेंगे, ठीक है। एक में रोल नंबर रख लेंगे, एक में नाम रख लेंगे। तो ऐसे करके मल्टीपल डिक्शनरीज रख लेंगे, तो इस तरह करके हम एक डेटा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये डेटा ऑलरेडी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये डेटा मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रखा हुआ है, ताकि मुझे बार बार खुद मेहनत ना करना पड़े और सोचना ना पड़े, ठीक है। तो चलो, इस डेटा को हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर स्टोर करवाना है हमें, ठीक है। ये हमें इसे स्टोर करवाना है, फिर यूजर से पूछना है कि किसे ढूंढना चाहते हो, रोल नंबर बताओ, फिर हम उसका नाम बता देंगे कि ये रहा, ठीक है। और अगर नहीं हो तो हम अप्रोप्रिएट मैसेज बता देंगे कि नहीं है ये इंसान यहाँ पर, ठीक है। बस। तो चलो, फाइंड स्टूडेंट, फाइंड स्टूडेंट डॉट पी वाई, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो कि जब भी हम बाइनरी फाइल्स के साथ काम करते हैं, तो उसका जो फॉर्मेट होता है, डॉट सॉरी एक्सटेंशन होता है, वो डॉट डीएटी होता है, पता है। और उसके लिए हमें उसके सारे काम करवाने के लिए डॉट इंपोर्ट क्या करवाना पड़ता है, पिकल, आचार को इंपोर्ट करवाना पड़ता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ओपन करना है फाइल को विद ओपन, ओपन फंक्शन, और फाइल का नाम हम क्या रखते हैं, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स डॉट डीएटी, ठीक है। एक्सटेंशन ध्यान रखना। और इससे हमें इंपोर्ट सॉरी मतलब किस मोड में ओपन करना है, हमें इसे राइट मोड पे ओपन करना है, ठीक है। तो डब्ल्यू बी लिखेंगे उसके लिए, ध्यान रहे, एज माई फाइल, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने इसे इंपोर्ट करवा लिया, ठीक है। ओपन भी कर दिया हमने। अब ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, हमें उस सारी चीजों को, जो भी यहाँ पर हमारे पास डेटा था, ठीक है, इन सारे डेटा को यहाँ पर फीड करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते थे, उसके लिए हम यूज करते थे पिकल डॉट डम्प, ठीक है। दो हमारे पास दो ही तो फंक्शन थे, पिकल डॉट लोड और पिकल डॉट डंप, ठीक है। लोड हम तब तब यूज करते थे जब हमें किसी किसी चीज को रीड करना होता था, और डंप हम तब यूज करते हैं जब हमें राइट करवाना होता है, सिंपल, ठीक है। तो पिकल डॉट डंप, और क्या डंप करवाना है, ठीक है, मुझे क्या डंप करवाना है। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज को किसी चीज के अंदर रख लेता हूँ, डेटा के अंदर, मतलब डेटा के अंदर हमें, सॉरी, माई फाइल कहाँ से, हमें इस डेटा को रखवा लेते हैं हम। ये लो, इसे रखवा लिया, पिकल डॉट डंप, ठीक है। डेटा को रखवा लिया। उसके बाद हमें ये देना है कि हम इसे किस चीज में डंप करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये लिखेंगे माई फाइल, ठीक है। तो माई फाइल में डंप कर दो इसे, ठीक है। तो डेटा को डंप कर दो माई फाइल में, ये ऑर्डर याद रखना, ऑर्डर गलत हुआ तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डंप करवा दिया। अब डंप करवाने के बाद हम क्या करेंगे कि यूजर से उसके बाद हम क्या करवाएंगे, राइट तो करवा लिया हमने, ठीक है ना। देखते हैं जरा, क्रिएट अ बाइनरी फाइल, फिर सर्च फॉर अ गिवन रोल नंबर, डिस्प्ले द नेम इफ नॉट फाउंड, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हमने राइट तो करवा लिया, अब हमें रीड करवाना है, ठीक है। तो हम ऐसे भी यहाँ से भी निकाल सकते थे, लेकिन हमें फाइल में से रीड करवाना है, ठीक है। हम यहाँ से भी सर्च करवा सकते थे यूजर से, नंबर मांगकर, रोल नंबर मांगकर, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें फाइल में से करवाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार हम इसे ओपन करेंगे राइट मोड पे, ठीक है। तो आर भी लिख दिया यहाँ पर। इसके अंदर हमें इस फाइल में से डेटा उठाना है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या लिखना है कि रीड अंडरस्कोर डेटा, या फिर यहाँ पर ये डेटा था ना, तो हम यहाँ पर न्यू डेटा कर देते हैं, ठीक है। भले आएगी दोनों में सेम ही चीज, ठीक है। एक बार हमने इस चीज को राइट करवा दिया, अब हम उस चीज को रीड करवा रहे हैं, ठीक है। तो न्यू डेटा में हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या स्टोर करवाएंगे, पिकल, पिकल डॉट लोड, ठीक है, पिकल डॉट लोड, और किस फाइल हैंडल से, माई फाइल से, ठीक है। इसमें बस एक आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है, माई फाइल, ठीक है। तो वो आ गया हमारे पास न्यू डेटा के अंदर। हम्म, चलो, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास ये चीज आ गई है। अब हमें क्या करेंगे, सिंपल हम एक लूप चला लेंगे। तो फॉर रिकॉर्ड के लिए आर ई सी लिख देते हैं, फॉर रिकॉर्ड इन न्यू डेटा, ठीक है। फॉर आर ई सी इन न्यू डेटा, पहले तो हमने यूजर से मांगा ही नहीं कि हमें तुम सर्च किसे करना चाहते हो, ठीक है। तो हम एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, सर्च फॉर, ठीक है, प्रिंट, इसके अंदर इनपुट, एंटर रोल टू सर्च, ठीक है, एंटर रोल टू सर्च, है ना। तो इसके अंदर
रोल नंबर हमारे पास आ चुका है, तो यहाँ पर हम एक इफ कंडीशन डाल देते हैं कि इफ सर्च फॉर इक्वल्स टू आर ई सी का एक एक रिकॉर्ड आएगा ना हमारे पास। तो एक रिकॉर्ड में जो रोल, ठीक है, ठीक है, तो मतलब ये रिकॉर्ड एक एक करके हमारे पास आएंगे, ठीक है। तो हर एक रिकॉर्ड का जो रोल में जो वैल्यू होगी वो अगर इक्वल होती है जो यूजर ने सर्च किया हुआ होता है उसके, तो उस केस में हमें प्रिंट करवा दो क्या, प्रिंट करवा दो कि उस बच्चे का नाम क्या है, उस बच्चे का नाम, उस बच्चे का नाम, उस बच्चे का नाम, उस बच्चे का नाम, उस बच्चे का नाम हम कैसे निकालेंगे, आर ई सी ऑफ नेम, है ना। नेम को कोट्स में डालना है, ये की है, ठीक है। चलो, बढ़िया। तो हमने यहाँ से नेम निकलवा लिया। और अगर, और अगर ये नहीं होता तो हमें एक अप्रोप्रिएट मैसेज भी तो देना है। तो पहले तो ये नाम तुम दिखवा दो कि नाम है, और उसके बाद ब्रेक कर जाओ, ठीक है। और अगर ब्रेक कर गया तो इसका मतलब फॉर में जो एल्स वाला पार्ट है वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करवा सकते हैं, प्रिंट स्टूडेंट नॉट फाउंड, स्टूडेंट नॉट फाउंड, ये रहा हमारा अप्रोप्रिएट मैसेज, ठीक है। मतलब कि एक एक करके सारे रिकॉर्ड्स में ये सर्च करेगा, और अगर जब भी इसे मिलता है तो उस केस में इस चीज को दिखा देगा, नेम उसका दिखा देगा, और ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक कर जाएगा मतलब इस पूरे के पूरे लूप से बाहर निकल जाएगा, एल्स भी लूप का ही पार्ट है तो इससे बाहर निकल जाएगा, तो एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा। लेकिन अगर उसे सर्च करते करते ये कंडीशन फुलफिल हुई ही नहीं, मतलब कि हमें वो स्टूडेंट मिले ही नहीं, उस केस में क्या होगा कि ये फॉर लूप का काम हो जाएगा, उसके बाद फिर एल्स लूप चलेगा क्या। फॉर लूप का काम जब कंप्लीट हो जाएगा फिर एल्स लूप चलेगा, तो एल्स के अंदर, सॉरी, एल्स पार्ट चलेगा, तो एल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है कि स्टूडेंट नॉट फाउंड, तो हमें ये कह देगा कि स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। इसे एक बार रन करके देखते हैं। तो एंटर रोल नंबर टू सर्च, ठीक है, तो इनमें से हमें फाइंड करना है ना, ठीक है। ये हमारे पास डेटा है, तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले तो हम 100 देखते हैं, क्योंकि 100 नाम का कोई है नहीं। तो हमारे पास अप्रोप्रिएट मैसेज आ गया, स्टूडेंट नॉट फाउंड। फिर से एक बार रन करते हैं, इस बार हम 105 स्नेहा, ठीक है, 105 इनके नाम को हमने देख लिया कि नेम 105, ओह हमने यहाँ पर 105 लिखा और मैं बोल 104 रहा हूँ, ठीक है। वही मैं सोच रहा हूँ कि स्नेहा को बुलाने के जा रहा हूँ मैं, और रोहित कहाँ से आ जा रहा है, ठीक है। तो चलो एक बार स्नेहा को भी बुला लेते हैं, 104, ठीक है, स्नेहा आ गई। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला प्रोग्राम जो है ये भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब एक और जो है वो किसके लिए है, राइट अ बाइनरी फाइल विद रोल नंबर नेम एंड मार्क्स, ठीक है, एंड इनपुट अ रोल नंबर एंड अपडेट द मार्क्स, ठीक है। तो एक और काम हमें करवाना है, क्या इसमें क्या करवाना है कि एक बाइनरी फाइल बनवानी है, उसमें रोल नंबर भी होने चाहिए, नेम और मार्क्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। और फिर क्या कराना है हमें, इनपुट अ रोल नंबर एंड अपडेट मार्क्स, ठीक है। अपडेट मार्क्स अपडेट करवाना है, सिंपल, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम कर देते हैं क्या, मार्क्स अपडेट डॉट पी वाई, ठीक है। इम्पोर्ट, इम्पोर्ट पिकल करवाते हैं, ठीक है। विद ओपन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर ओपन करवा लेते हैं, उस फाइल का नाम हम क्या रखें, मार्क्स डॉट डी ए टी। क्या करवाना है हमें, रीड करवाना है, उसके बाद हम राइट भी करवा लेंगे, ठीक है। नहीं, हमें पहले पहले राइट करवाते हैं, ठीक है, ताकि अभी अभी तो हमारे पास ये फाइल है भी नहीं ना, राइट करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें इसे इस फाइल हैंडल के साथ ओपन करना है, ठीक है। तो क्या राइट करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जो राइट करवाना है उसे हम डेटा के अंदर रखते हैं, ठीक है, डेटा वेरिएबल के अंदर हमने इसे इसे रख देते हैं, ठीक है। ये रहा मेरे पास, इसे भी मैंने निकाल कर रखा हुआ है ताकि मुझे ज्यादा सोचना ना पड़े, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब ये ठीक है। तो डेटा के अंदर हमने इन चीजों को रख लिया, इसको हम फीड करवाने वाले हैं अपने बाइनरी फाइल में, ठीक है। तो चलो बाइनरी फाइल के अंदर हम इसे फीड करवाते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे माई फाइल डॉट डम्प, ठीक है। और सबसे पहले हमें क्या देना है कि किस चीज को डंप करवाना है, तो डेटा को डंप करवाना है, किस में डंप करवाना है, सॉरी, माई फाइल डॉट डंप कहाँ से, पिकल, पिकल डॉट डंप, और किस में डंप करवाना है, माई फाइल में डंप करवाना है, ठीक है। चलो, तो इस तरह से ये चीज यहाँ पर ऐड हो गई है। अब हमें क्या करवाना है, चलो अब हमें क्या करवाना है, अब देखो जरा ध्यान से कि यहाँ तक का काम हो चुका है, यहाँ तक का काम हो चुका है,
इनपुट अ रोल नंबर एंड अपडेट मार्क्स। ठीक है। ठीक है। तो अब हमें क्या करवाना है कि हमें एक मार्क्स को अपडेट करवाना है, सिंपल है ना। तो यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। ठीक है। तो क्या हम इसे यूजर को भी प्रिंट करवा कर दिखा दें? तो एक काम करते हैं, चलो यूजर को भी प्रिंट करवा के दिखा देते कि तो हमने क्या करवाया है, ठीक है, क्या ऐड किया है। तो चलो वो कर देते हैं, वैसे वो करने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी कर देते हैं। तुम्हें समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसे यहाँ पर देखो, मैंने WB मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था। ठीक है ना। और यहाँ पर RB होगा। ठीक है, RB एज माई फाइल। और इस बार हमें क्या करना है कि हमें फेच डेटा रखते हैं, फेच डेटा। इसके अंदर हम पिकल डॉट लोड का यूज करेंगे, और लोड हमें क्या करवाना, किस में से करवाना है, माई फाइल। माई फाइल के अंदर जो भी चीज़ है वो लोड करके किस में रख दो, फेच डेटा के अंदर रख दो। ठीक है। फेच डेटा के अंदर रख दिया। अब फेच डेटा के अंदर रख दिया तो हम चाहे इसे प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है। प्रिंट प्रिंट करवाते हैं करंट डेटा, करंट डेटा, और इसके अंदर हम क्या लिखवाते हैं, फेच डेटा। ठीक है, फेच डेटा को प्रिंट करवा देते हैं। अब हम क्या करते हैं अब हम क्या करते हैं कि यूजर से पूछेंगे कि एक नंबर दो। ठीक है, एक रोल नंबर दो जिसका तुम ना मार्क्स अपडेट करना चाहते हो। ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ से बाहर आ जाओ। ठीक है, हमने बस प्रिंट करवाने का काम था, प्रिंट करवा लिया। और फेच करने का भी काम था, तो फेच कर लिया। ठीक है, ऑलरेडी। तो फेच कर लिया। अब हम क्या करवाना है हमें कि हमें यूजर से पूछना है कि कोई एक रोल नंबर दो जिसका मार्क्स आप अपडेट करना चाहते हो। ठीक है। तो रोल इक्वल्स इंट इनपुट एंटर रोल टू अपडेट मार्क्स। ठीक है, हो गया। अब मार्क्स अपडेट करवाने हैं, है ना। तो रोल हमें मिल गया। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है, हमारे पास फेच डेटा में क्या आएगा, ये बड़ी सी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है। तो इसमें क्या करवाना है हमें, रोल आ गया हमारे पास। तो एक काम करते हैं, एक लूप चलवाते हैं। तो REC फॉर REC इन फेच डेटा, फेच डेटा। ठीक है, ये काम हम डेटा से भी करवा सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हमने तो यहाँ पर फाइल्स के ऊपर फिर से क्या क्या करवाना है, जो भी काम करवाना है वो फाइल के ऊपर करवाना है। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है। तो REC इन फेच डेटा, हमारे पास जो डेटा आया। ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक एक करके रिकॉर्ड्स आते जाएंगे। तो उसमें इफ इफ क्या हो, इफ आर ई सी का जो हमें क्या करना है कि रोल रोल अगर इक्वल, सॉरी यहाँ नहीं, इक्वल हो रोल के, हम एक काम करते हैं, इसे सर्च रोल कर देते हैं। सर्च रोल कहाँ से, रोल। ठीक है, सर्च्ड रोल। ठीक है, इसी चीज को हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है। अगर वो इसके इक्वल हो तो उस केस में क्या करो कि यूजर को बोलो कि न्यू मार्क्स क्या होने चाहिए, न्यू मार्क्स इक्वल्स टू इंट। इसे हम फ्लोट में रख देते हैं, मार्क्स तो फ्लोट में भी आ सकते हैं ना, लेकिन छोड़ो, यहाँ पर हमने सारे के सारे मार्क्स इंट में रखे तो कोई बात नहीं, इंट में ही रख देते हैं। इंट इनपुट एंटर न्यू मार्क्स। ठीक है। तो न्यू मार्क्स हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम उस चीज को चेंज करेंगे कहाँ से, REC के मार्क्स में हम वो चीज क्या डाल देंगे, न्यू मार्क्स को डाल देंगे। ठीक है, न्यू मार्क्स को डाल दिया हमने। ठीक है, अब ये करने के बाद लूप को ब्रेक करो। आगे और फर्दर आपको ढूंढने की जरूरत, मतलब कि आगे और कोई काम है नहीं, तो आप आगे क्यों ही इटरेट करोगे हमारे डेटा में। ठीक है, तो ये काम हो गया। और इसके बाद हम फिर से वो चीज रख देते हैं कि अगर इसे ढूंढते ढूंढते, ठीक है, ढूंढते ढूंढते वो रोल नंबर मिला ही नहीं, तो ये प्रिंट करके बोल देगा कि स्टूडेंट नॉट अवेलेबल, स्टूडेंट नॉट फाउंड। ठीक है, स्टूडेंट नॉट फाउंड। ठीक है, हो गया।
तो बस काम तो सारे हो गए हैं, एक बार इसे रन करके देखते हैं। नहीं, काम सारे नहीं हुए हैं। हमें इसके बाद फिर से हम एक काम करते हैं कि प्रिंट करवा देते हैं कि अभी जो हमारे पास डेटा आया वो क्या है। ठीक है, तो प्रिंट, फिर से प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, ये लो। इससे क्या होगा कि फिर से हमारा जो फाइल है वो रीड होगा और उसके बाद हमें ये दिख जाएगा। देखो अभी तक हमने क्या करवा लिया, हमने डेटा को ऐड करवा लिया। ठीक है, तो एक नई फाइल बन गई। उसके बाद हमने क्या करवा लिया, उसके बाद हमने यूजर को दिखवा दिया, उसे पहले फेच कर लिया वापस से खोल के रीड मोड पे, और फिर यूजर को दिखा दिया कि अभी जो है वो हमारे पास ये डेटा है। ठीक है, उसके बाद हमने यूजर से कहा कि किसके मार्क्स आपको अपडेट करने हैं, उसके रोल नंबर बताओ। और उस रोल नंबर को फाइंड करने के बाद हमने क्या किया कि नए मार्क्स यूजर से लेकर उसमें ऐड कर दिए। ठीक है, ऐड तो कर दिया, लेकिन अब इसे वापस भरना भी तो होगा, क्योंकि ये हमने किस में किया, ये हमने फेच डेटा में किया। फेच डेटा क्या था, फेच डेटा तो सिर्फ एक वेरिएबल है ना, तो हमें फेच डेटा यानी कि फेच डेटा में हमने अपडेट किया है, तो फेच डेटा को वापस उस चीज में भरना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या, हमने ऑलरेडी ऐसा कुछ लिख कर रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो मुझे बार बार समझाने का मौका मिले और आपको बार बार चीजें क्लियर होती रहे, इसलिए मैं फिर से चीजों को लिखूंगा, कॉपी पेस्ट ज्यादा नहीं करूंगा। तो विद ओपन, फिर से ओपन करेंगे हम अपने फाइल को, किसको, मार्क, क्या फाइल का नाम था, मार्क्स डॉट डी ए टी। ठीक है, मार्क्स डॉट डी ए टी। इस बार हमें क्या करवाना है कि उसे डंप करवाना है। ठीक है, तो डब्ल्यू बी। ठीक है, ये किया हमने। अ, इसके बाद हम क्या करेंगे, एज माई फाइल, फिर से माई फाइल रखते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इस बार हम क्या करवाते हैं, इस बार हम ये करवाते हैं कि पिकल डॉट डंप। ठीक है, डंप क्या करवाना है, क्या डंप करवाना है, फेच डेटा, क्योंकि इसमें ही हमने अपडेट करवा लिया, कॉमा, किसमें डंप करवाना है, माई फाइल में डंप करवाना है। बस काम खत्म। और इसके बाद हम ठीक है, इसके बाद क्या हम यूजर को दिखा दें कि क्या था उसमें। ठीक है, प्रिंट भी करवा देते हैं, प्रिंट भी करवा देते हैं फेच डेटा, डेटा को। ठीक है, करंट, करंट डेटा, ठीक है, कॉमा, फेच डेटा। ठीक है, तो काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली ये बन चुका है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में इतना लंबा नहीं आने वाला। ठीक है, आएगा भी तो आप समझ चुके हो कि किस तरह से बनाना है इसे। ठीक है, एक बार जरा इसे रन करके देखते हैं। तो करंट डेटा, अभी कौन सा डेटा है, अभी हमारे पास ये डेटा है। हम यहाँ पर अमित के मार्क्स को अपडेट करते हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कोई ऐसा रोल नंबर डालता है जो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो 100 एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, एंटर रोल नंबर टू अपडेट, और ये क्या कह रहा है कि लाइन नंबर 16 में हमने कुछ गलत किया है। लाइन नंबर 16 में इफ रिकॉर्ड का, यहाँ पर हमने ब्रैकेट गलत लगा दिया। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ लगेगा, ये वाला। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों से प्रॉब्लम हो जाती है। एंटर रोल नंबर टू अपडेट 100, स्टूडेंट नॉट फाउंड, और उसके बाद भी करंट डेटा जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, चलो बढ़िया है। इस बार हम रोहित, सॉरी, अमित, अमित के मार्क्स को अपडेट करते हैं। इसके मार्क्स कितने हैं, 85। तो 101, ठीक है, 101, ठीक है, 101 रोल नंबर को उठाते हैं और एंटर न्यू मार्क्स करते हैं। एंटर मार्क्स कर देते कितना, 85 है ना, तो इसके मार्क्स कम करें या ज्यादा करें, इसके मार्क्स 100 कर देते हैं। देखो अभी इसके मार्क्स आप देख सकते हो कि 100 हो चुके हैं। तो इस तरह से हमने फाइल अपडेट कर दिया है। ठीक है, काफी सिंपल था, बस थोड़ा सा लेंदी था, कोई बात नहीं। चलो, तो अपडेट मार्क्स भी कर दिया हमने। इसके बाद क्या बच रहा है, इसके बाद हमारे पास स्टैक्स बच रहा है। ठीक है, तो स्टैक्स को मैं वापस तो करूंगा नहीं, लेकिन ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है स्टैक पूरा का पूरा इंप्लीमेंट करते हुए, तो वो डाल दूंगा लास्ट में। ठीक है, मतलब इस प्रोग्राम के बाद, इस वाले सीएसवी वाले प्रोग्राम के बाद आपको वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सीएसवी फाइल, क्रिएट अ सीएसवी फाइल, ठीक है, बाय एंटरिंग यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, यूजर आईडी और पासवर्ड्स उसमें रहेंगे। रीड एंड सर्च फॉर पासवर्ड फॉर अ गिवन यूजर आईडी, मतलब आपके पास एक लिस्ट बनी हुई, एक सीएसवी फाइल बनी रहेगी जिसमें यूजर आईडी और उनके पासवर्ड्स दिए रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे यूजर आईडी रहेगी और उनके बहुत सारे पासवर्ड्स रहेंगे। ठीक है, तो ऐसी चीजें हमारे पास रहेंगी। तो उसमें हमें क्या करवाना है, हमें सिर्फ सर्च करवाना है। यूजर बोलेगा कि इस यूजर आईडी का हमें पासवर्ड बताओ, तो हमें दिखवाना है। ठीक है, बस ये काम करवाना है। तो उसके लिए हमारे पास डेटा मैंने ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है, ये रहा वो डेटा, है ना। तो इस चीज़ को हमें राइट करवाना है अपने, पहले सीएसवी फाइल बनवानी है। तो सीएसवी फाइल हम कैसे बनवाएं, सीएसवी फाइल हमें क्रिएट करनी है क्या, हाँ, क्रिएट भी करनी है पाइथन से ही। तो आईडी, पासवर्ड,
डॉट पी वाई, इस पे रखते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। तो सबसे पहले सीएसवी फाइल पे काम करने के लिए हमें यहाँ पर इंपोर्ट सीएसवी करवाना पड़ेगा, ठीक है। इंपोर्ट सीएसवी करवा लिया हमने। इंपोर्ट सीएसवी करवाने के बाद हमें क्या करना है, इंपोर्ट सीएसवी करवाने के बाद हमें यहाँ पर ओपन करना है फाइल को। राइट मोड पे ओपन करेंगे विद ओपन, और फाइल का नाम क्या होना चाहिए, फाइल का नाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स डॉट सी एस वी, ठीक है। और इसे इस फाइल का, सॉरी, इस फाइल को हम ओपन किस में करने वाले हैं, इस फाइल को हम ओपन करने वाले हैं राइट मोड में पहले तो, ठीक है। एज एज क्या, एज माई फाइल, वही रख देते हैं। तो अभी हमें क्या करवाना है कि चीज़ों को राइट करवाना है, ठीक है। तो हम इसे किस तरह से करवा सकते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले तो हमें राइटर एक ऑब्जेक्ट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। सीएसवी में कुछ भी राइट करवाने से पहले हम क्या करवाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनवाते हैं सीएसवी अंडरस्कोर राइटर। और वो कैसे बनवाते हैं, कैसे बनवाते हैं, सीएसवी डॉट राइटर से, सीएसवी डॉट राइटर, ठीक है। सीएसवी डॉट राइटर से हम उस राइटर ऑब्जेक्ट को बनवा लेते हैं, ठीक है। और किसके लिए वो राइट करेगा, राइट करेगा वो माई फाइल के लिए, ठीक है। अब हमें क्या करवाना है कि फाइल के इस इन रोज को हमें वहां पर डालना है, भेजना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करवा सकते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है वो किस तरह से है, ठीक है। इस चीज को हम पहले यहाँ पर डेटा नाम के एक वेरिएबल में डाल देते हैं, डेटा, ठीक है। ये आ चुका है, थोड़ा इंडेंटेशन सुधार लेते हैं यहाँ पर, ये डेटा, ये बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो हम क्या करें, हम या तो इन चीजों को एक एक करके राइट रो करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको तो एग्जाम में क्या करना होगा कि आपको दिखाने भी होंगे कि कौन कौन सा डेटा है, आपने कौन कौन सा डेटा भरवाया है वहां पर, ठीक है। तो अगर आपको वो डेटा भरवा दिखाना है, ठीक है, आपको लिख कर दिखाना है, तो वहां पर आप राइट रो फंक्शन का अगर यूज करते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको लाइन बाय लाइन दिखेगा, आप दिखा सकते हो कि ये सारे लाइंस को आपने करवाया है फील्ड, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर सी एस वी अंडरस्कोर राइटर, ठीक है, डॉट डॉट राइट रो, और उसके अंदर आप अपने रो को डाल सकते हो, ठीक है। अब ठीक है सब, नहीं अभी भी सब ठीक नहीं है अब, हाँ अब सब ठीक है। देखो हम क्या कर रहे हैं कि एक एक करके, कितने रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, एक दो तीन चार पाँच छः, छह रिकॉर्ड्स हम फीड करवा दे रहे हैं किसमें, अपने सीएसवी फाइल में, ठीक है। तो एक बार इसे सिंपली रन करके देखते हैं कि क्या ये चीज़ होती है, क्या हमारे पास अभी credentials डॉट सीएसवी प्रेजेंट है, नहीं है। हम इसे रन करेंगे तो ये फाइल बन जाएगी, क्योंकि ये राइट मोड पे खुला हुआ है, ठीक है। तो क्रेडेंशियल्स डॉट सीएसवी खुल गई, और इसके अंदर हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं। लेकिन आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी कि आपको एक और आर्ग्यूमेंट देना होता है न्यू लाइन का, ताकि ये एक एक लाइन स्किप ना करे, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप यहाँ पर एक और आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, क्या, न्यू लाइन इक्वल्स टू बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन, ठीक है। नहीं नहीं, बैकस्लैश एन नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। इस तरह से आपको इसे ओपन करना है, एक बार फिर से रन करते हैं, ठीक है। अब जरा इसे देख लेते हैं खुल के, हाँ ठीक है, अब ये बिल्कुल सही सा आ चुका है आपको। तो आपके पास ये कॉलम का नाम है, ठीक है, पहले यूजर आईडी कॉलम का नाम, फिर ये आएगा, ठीक है। इस फाइल को अगर मैं खोल के भी देखूँ ना तो वो एक्सेल में खुलेगा, है ना। ये तो मैं इसे वीएस कोड में खोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है, अब हमें क्या करना है, राइट तो करवा लिया, क्रिएट अ सीएसवी फाइल बाय एंटरिंग ब्ला 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 ब्ला, फिर रीड एंड सर्च, पहले रीड करना है, ठीक है। अब रीड करना है और फिर सर्च करके बताना है, ठीक है। तो पहले रीड करना है, तो अब मुझे इसे रीड मोड पे ओपन करना पड़ेगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसके अंदर मुझे एक राइटर ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक रीडर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से ये हटाओ, और यहाँ से ये हटाओ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसे रीड करना है ना, तो एक लूप लगा देंगे, तो फॉर, पहले तो लूप नहीं लगाएंगे, पहले क्या करेंगे कि हमारा जो पॉइंटर है, पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर मतलब ये, यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये रहा पॉइंटर, यहाँ क्लिक कर दिया ये रहा पॉइंटर, ठीक है। तो पॉइंटर सबसे पहले जब भी हम जब इसे हम रीड मोड पे खोलेंगे तो सबसे पहले शुरू में होता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है कि फर्स्ट वाले रिकॉर्ड को स्किप कर देना है, क्योंकि ये तो कॉलम का नाम है ना, ठीक है। तो हमारे को कहाँ आना है कि हमें यहाँ पर आ जाना है, ठीक है, ताकि हम डायरेक्ट रिकॉर्ड्स को रीड कर पाए। तो उसके लिए पहले वाले को स्किप करने के लिए हम एक बार नेक्स्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ये किया नेक्स्ट, और
और नेक्स्ट फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपने रीडर ऑब्जेक्ट को डालते हैं, ठीक है, CSV रीडर ऑब्जेक्ट ये आ गया। ठीक है, रीड कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसे रीड करने के लिए हमें यहाँ पर एक फॉर लूप लगवाना है, ठीक है। तो फॉर REC एक एक करके रिकॉर्ड्स आएंगे, REC इन CSV अंडरस्कोर रीडर, ठीक है, हो गया। इसके अंदर हमें पहले तो यूजर से ये मांगना है ना कि आप किसका पासवर्ड चाहते हो, ठीक है। तो पहले हमें यूजर यूजर फाइंड करना है, ठीक है। यूजर इक्वल्स टू यूजर इस तरह से है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें यूजर को सिर्फ नंबर्स में रखते हैं, ठीक है। यूजर को हम सिर्फ नंबर में रखते हैं, या फिर एक काम करें ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा। यूजर इक्वल्स टू स्ट्रिंग में रहना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट इनपुट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, इनपुट एंटर यूजर आईडी टू गेट पासवर्ड, ठीक है। यहाँ से हमारे पास यूजर का पासवर्ड, सॉरी यूजर का नाम आ जाएगा, ठीक है। यूजर नेम आ जाएगा, यूजर आईडी आ जाएगी। और अब हमें इसे सर्च करना है, तो हम क्या लीनियर सर्च लगा सकते हैं यहाँ पर कि इफ REC जो भी हमारे पास रिकॉर्ड आया उसकी जो पहली वैल्यू है, ठीक है, हमारे पास जो ये एक लिस्ट है ना, तो पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू नहीं, पहली जीरो वैल्यू, ठीक है। यानी कि शुरू में जो चीज है वो अगर इक्वल होती है किसके, यूजर के, ठीक है। वो अगर यूजर के इक्वल होती है, मतलब हमने जो यूजर यूजर ने इनपुट किया है, ठीक है, तो उस केस में प्रिंट करवा दो क्या, पासवर्ड, पासवर्ड इज क्या, पासवर्ड क्या है, REC के 1, फर्स्ट इंडेक्स पे पहला इंडेक्स ये है ना, तो ये तो पासवर्ड है, ठीक है। तो बस इस तरह से प्रिंट करवा दो, बस काम खत्म हो गया। अब जरा इसे हम रन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, देखो। तो वो एरर इसलिए आ रही थी क्योंकि यहाँ पर मैंने वापस से इसे मुझे यहाँ पर रीड करना है, यहाँ पर मैं रीड करवा रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया था, इसलिए ये W का W ही रह गया। मुझे यहाँ पर इसे R में चेंज करना होगा, ठीक है। तो R में चेंज कर दिया। अब जरा इसे रन करके देखते हैं। हाँ, तो एंटर यूजर आईडी टू गेट पासवर्ड, मुझे ये पासवर्ड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूजर 103, मुझे यूजर 103 का पासवर्ड चाहिए, एंटर करते हैं। तो यूजर 103 का पासवर्ड क्या था, hello@123, यही है ना, ठीक है। बस इस तरह से हमारा जो काम है वो हो चुका है। तो कहाँ गया वो, रीड एंड सर्च द पासवर्ड फॉर अ गिवन यूजर आईडी, ये भी काम खत्म हो चुका है। तो प्रोग्राम्स अभी बस एक स्टैक्स का बचा हुआ है। अब देखो तुम्हारे पास एग्जाम में हो सकता है, कह सकते हैं कि सिर्फ पुश और पॉप का बना दो, तो तुम्हें सिर्फ पुश और पॉप का बनाना है, ठीक है। लेकिन ये सारे ऑपरेशंस हैं, इनमें से तुम्हें कुछ भी बोल सकता है। अगर तुम सारे का बना दो तो ठीक है, मार्क्स तो नहीं कटेंगे। लेकिन अगर पुश और पॉप का बोला और तुम सिर्फ इस एम्प्टी का बनाकर आ जाते हो, तो फिर ये तो खराब होगा ना, इस पे तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें इस चीज़ का प्रोग्राम बनाकर दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हमारे पास कुछ मेन्यू आएगा, उस मेन्यू में मुझसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, 1 प्रेस करो अगर तुम पुश करवाना चाहते हो एलिमेंट्स को, ठीक है। 2 प्रेस करो अगर तुम पॉप करवाना चाहते हो, ठीक है। 3 प्रेस करो अगर तुम क्या करवाना चाहते हो, पीक करना चाहते हो, मतलब टॉप में क्या है उसे देखना चाहते हो। 4 प्रेस करो अगर तुम डिस्प्ले करवाना चाहते हो, ठीक है। और 5 प्रेस करो अगर तुम एग्जिट करना चाहते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को हम एक लूप में रख देंगे, ठीक है ना, ताकि ये मैसेज बार बार शो होता रहे। और अगर बार बार ये मैसेजेस शो हो रहे हैं तो इसे एग्जिट भी करवाना है, तो यहाँ पर हमने एग्जिट को रख दिया है, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें स्टैक बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, स्टैक चाहिए तो स्टैक बनवाना पड़ेगा, ठीक है। स्टैक ले लिया हमने, एक खाली लिस्ट, ठीक है, ये हमारे पास एक स्टैक है। हम लिस्ट से इसे इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर स्टैक में एक खाली लिस्ट रखा हुआ है। फिर हमें टॉप चाहिए होगा, ठीक है। टॉप में हम क्या रखें, टॉप में हम -1 रखते हैं शुरू में, क्योंकि टॉप जो है वो इंडेक्स के हिसाब से चेंज हो रहा था। अगर मैं तुम्हें फिर से वो स्लाइड खोल कर दिखाऊं, तो रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि टॉप शुरू में कहीं नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही पहला एलिमेंट जा रहा है, और पहला एलिमेंट की क्या होती है, इंडेक्स 0 होती है, ठीक है, किसी भी लिस्ट में। तो टॉप की वैल्यू जो है वो इंडेक्स के हिसाब से चेंज होगी। सबसे पहले कुछ नहीं था, उसके बाद 0 हो जाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो इस तरह से टॉप की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है, 0 से बढ़ती जा रही है। मतलब पहले तो कुछ नहीं था। तुम चाहो तो इसमें -1 भी रख सकते हो, तुम चाहो तो इसमें नन भी रख सकते हो। मैं -1 रख देता हूँ, ठीक है। और डिलीशन के हिसाब से भी टॉप की वैल्यू जो है वो घटती जा रही है। सबसे पहले टॉप यहाँ था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो और टॉप की वैल्यू को हमने अभी यहाँ पर -1 रख दिया। चलो अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर वाइल लूप का यूज़ करते हैं, ताकि एक इन्फिनाइट लूप चालू हो और इसके अंदर हम प्रिंट करवाते हैं चीज़ों को।
प्रिंट, और यहाँ पर मैं ट्रिपल कोट्स का यूज़ करूँगा ताकि तुम्हें यहाँ पर चीज़ें समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम यूज़र को ऑप्शन देंगे कि प्रेस 1 फॉर पुश, प्रेस 2 फॉर पॉप, ठीक है। प्रेस 3 फॉर व्हाट, 3, प्रेस 3 फॉर पीक, एंड प्रेस 4 फॉर डिस्प्ले। ये चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। 4 फॉर डिस्प्ले, 5 फॉर एग्जिट, ठीक है। ये चीज़ हो जाएंगी। यहाँ से हमने ये चीज़ को प्रिंट करवा लिया, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम यहाँ पर यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है। चॉइस, चॉइस इक्वल्स टू इंट टाइप का होगा वो, क्योंकि 1 2 3 4 है, ठीक है। इनपुट एंटर चॉइस, ठीक है, एंटर चॉइस कर दिया। ये हो गया चॉइस। अब हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि चॉइस अगर 1 होता है तो फिर ये करवाओ, 2 होता है वो करवाओ, 3 होता है वो करवाओ, ठीक है। हम आगे चीज़ें लिखने वाले हैं। तो इफ चॉइस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इस केस में क्या कराओ, इसके इस केस में तुम पुश करवाओ, ठीक है। पुश करवाओ एलिफ, देखो पुश हमने यहाँ पर सिर्फ ऐसे लिख दिया, लेकिन हम इस फंक्शन को अभी डिफाइन भी करवाने वाले हैं, ऊपर में हम इसे डिफाइन करवा देंगे, ठीक है। तो एलिफ, ये बाहर क्यों चला गया, एलिफ, हाँ ठीक है, यहाँ पर मुझे कंडीशन देनी पड़ेगी। एलिफ चॉइस इज इक्वल्स टू 2, इस केस में क्या करवाओ, इस केस में मुझे क्या करवाना है, पॉप करवाना है, ठीक है। इस केस में पॉप करवा दिया मैंने, ठीक है। एलिफ चॉइस इज इक्वल्स टू 3, इस केस में क्या करवाओ, पीक करवा दो, ठीक है। पीक करवा दिया मैंने। फिर डिस्प्ले भी तो करवाना है, तो एलिफ चॉइस इज इक्वल्स टू 4, डिस्प्ले, डिस्प्ले एक फंक्शन होगा, उसे भी हम यहाँ पर डिफाइन कराएंगे ऊपर में, ठीक है। डिस्प्ले, अभी देखो विजुअल स्टूडियो मुझे बता ही रहा है कि देखो यहाँ पर ये डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर लिखा जा रहा हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, इस चीज़ को हम डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। अभी अगर वो डिफाइन, अभी डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। डिस्प्ले, हाँ 4 में डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। एल्स, अब देखो यहाँ पर 5 नंबर पे एग्जिट भी है ना, तो एल्स नहीं, रुको, यहाँ पर एलिफ फिर से करते हैं। एलिफ चॉइस इज इक्वल्स टू 5, इस केस में क्या करो, एग्जिट, एग्जिट नहीं, ब्रेक लिखेंगे, कि हमें लूप को ब्रेक करवाना है। ये जो लूप है वो हमेशा चलता जाएगा, तो हमें हमेशा तो नहीं चलवाना, जैसे यूज़र 5 प्रेस करे, ठीक है, वैसे ही ब्रेक कर दो लूप को, ठीक है। ये करवा दो। और उसके अलावा अगर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो फिर क्या करो, प्रिंट इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस, ठीक है। यहाँ से मैंने इनवैलिड चॉइस प्रिंट करवा दिया। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर फंक्शंस को डिफाइन करना है। कौन कौन से फंक्शंस हैं, पुश पॉप पीक डिस्प्ले, ठीक है। और साथ में एक और है, कौन सा, इज एम्प्टी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इज एम्प्टी को डिफाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेफ लिखूंगा, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा फंक्शन का नाम इज एम्प्टी, ठीक है। और इज एम्प्टी तो हमें किसे चेक करवाना है, हमें स्टैक को चेक करवाना है, ठीक है। तो स्टैक जो है वो खाली है या नहीं, वो हम कैसे चेक करवाएंगे, स्टैक के लेंथ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इफ कंडीशन डाल देते हैं कि इफ जो है वो लेंथ ऑफ स्टैक इक्वल होता है 0 के, इस केस में क्या करो, इस केस में रिटर्न कर दो ट्रू, मतलब कि लिस्ट जो है, स्टैक जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। लेंथ अगर 0 है तो, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ, या फिर हम क्या कह सकते हैं, एल्स, ठीक है। यहाँ पर बार बार हमें इफ कंडीशन डालने की ज़रूरत नहीं है। एल्स क्या करो, मतलब अगर लेंथ जो है वो 0 नहीं है, तो रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। यहाँ से रिटर्न जो है वो फॉल्स हो जाएगा, एफ कैपिटल होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया इज एम्प्टी जैसे ही कॉल होगा, ये स्टैक को चेक करेगा, और स्टैक को चेक करने के बाद अगर स्टैक का जो लेंथ है वो 0 होगा, ठीक है। स्टैक की जो लेंथ है, स्टैक की जो लेंथ है वो अगर 0 होती है, तो फिर रिटर्न हो जाएगा ट्रू, हाँ जो स्टैक है वो एम्प्टी है, वरना फॉल्स, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर पुश करवाना है, ठीक है। तो पुश के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुश, ठीक है। और पुश मुझे किस में करवाना है, स्टैक में करवाना है, और मुझे साथ में वो एलिमेंट भी चाहिए होगा,
जिसमें मुझे पुश करवाना है, और साथ में मुझे टॉप को भी चेंज करते रहना है, तो टॉप भी मैं यहाँ पर से पास करवा लूंगा। ठीक है, इसके अंदर अब मुझे सारा काम करवाना है। देखो, अब ओवरफ्लो वाला कंडीशन तो हमें यहाँ पर इग्नोर करना है, तो हमें ओवरफ्लो के लिए कुछ नहीं देखना। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करवाने वाले हैं, पुश करवाने वाले हैं। और किसको पुश करवाने वाले हैं, इस ई को पुश करवाने वाले। ई में हमारा जो वो एलिमेंट होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं स्टैक डॉट अपेंड। ठीक है, अपेंड के हम अंदर हम यहाँ पर ई करवा देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, स्टैक में जो है वो ई है वो अपेंड हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमें टॉप की वैल्यू भी चेंज करनी है, तो टॉप प्लस इज इक्वल्स टू 1 कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही कोई एलिमेंट ऐड होता है, हमारा जो टॉप की वैल्यू है वो बढ़ दी जाएगी 1 से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है पॉप, तो डेफ पॉप लिखेंगे। ठीक है, और पॉप हमें करवाना है, तो इसके अंदर हमें सिर्फ स्टैक चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करवाना है, हमें यहाँ पर स्टैक में से जो लास्ट एलिमेंट है उसे पॉप करवाना है। और तुम सबको पता है कि अगर मैं यहाँ पर स्टैक डॉट पॉप लिखूँ, तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करता है, किसी भी लिस्ट में जो लास्ट एलिमेंट है उसे डिलीट कर देता है। ठीक है, तो पॉप फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास किसी भी लिस्ट में एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है डॉट पॉप। ठीक है, ये क्या करता है कि लास्ट एलिमेंट जो भी है हमारे लिस्ट में उसे डिलीट कर देता है, और उस चीज़ को रिटर्न भी कर देता है। तो अगर उस चीज़ को ये रिटर्न कर रहा है, तो मैं उसे एक आइटम नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है, और इस चीज़ को मैं प्रिंट करवा देता हूँ कि आइटम जो है वो डिलीट हो चुका है। तो आइटम कॉमा, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इज पॉप। ठीक है, एक चीज़ में तुम यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पर अगर जो है लिस्ट खाली होती है, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जैसे ही पॉप करना चाहेगा, उस केस में तो एरर आ जाएगा ना। लेकिन ये तो हमें नहीं करवाना है। ठीक है, तो उस केस के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इफ कंडीशन लगाते हैं, और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कहीं ये खाली तो नहीं है। ठीक है, इफ इज एम्प्टी। ठीक है, इज एम्प्टी, और इज एम्प्टी क्या ले रही है, इज एम्प्टी भी स्टैक को ले रही है। तुम यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर मैंने स्टैक लिख दिया। तो अगर जो है वो स्टैक एम्प्टी होता है, तो यहाँ पर तुम प्रिंट कर दो क्या, प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करो, अंडरफ्लो प्रिंट कर दो। ठीक है, अंडरफ्लो जो है वो हमारी कंडीशन थी, अंडरफ्लो प्रिंट कर दो। ये मैंने प्रिंट करवा दिया। एल्स में हम यहाँ पर अब पॉप का काम करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एल्स में मैंने पॉप का काम करवा दिया। अब देखो, यहाँ से अगर ये चीज़ जो है वो ट्रू रिटर्न करती है, तो फिर अंडरफ्लो हो जाएगा। अगर लिस्ट खाली है तो अंडरफ्लो प्रिंट हो जाएगा। अगर ये ट्रू रिटर्न नहीं करती है, यानी फॉल्स रिटर्न करती है, तो फिर यहाँ से ये पॉप हो जाएगा, और ये मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाएगा कि आइटम इज पॉप। ठीक है, लेकिन ये जो मैसेज है उस चीज़ को हम पुश में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में यहाँ पर हम एलिमेंट को, यहाँ पर इस मैसेज को लिख देते हैं कि प्रिंट ई। यहाँ पर आइटम नहीं था, यहाँ पर ई था। ठीक है, ई को हमने यहाँ पर टॉप में डाला था, तो ई, उसके बाद इज पुश्ड। ठीक है, हो गया। ये मैसेज भी हमने लिखवा लिया, तो पुश का काम हो गया, पॉप का काम हो गया, और क्या, और इसके बाद हमें और क्या करवाना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करवाना है, इसके बाद हमें पीक का फंक्शन डिफाइन करवाना है। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाऊं, तो देखो, यहाँ पर ये जो येलो लाइंस थी वो चली जा चुकी हैं पुश और पॉप से, पीक और डिस्प्ले के लिए बची हुई है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें बची हुई हैं, पीक और डिस्प्ले, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पीक करवा रहे हैं। तो पीक क्या करता है, टॉप में जो एलिमेंट है उसे उठाकर देता है कि लो ये टॉप में है। ठीक है, ये काम हमें करवाना है। तो ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है ना कि टॉप जो है वो -1 है, मतलब अभी जो लिस्ट जो है वो खाली है ना। लिस्ट अगर खाली होगी तो टॉप की वैल्यू क्या होगी, -1। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर ये जो -1 हो रही है, उस चीज़ को मैंने यहाँ पर देखो, शुरू में टॉप की वैल्यू क्या थी, -1, है ना। उसके बाद टॉप की वैल्यू एक से बढ़कर क्या हो गई, +1। ठीक है, उसके बाद जब भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक है, स्टैक में, तो +1 हो रही है। लेकिन तुमने अगर ध्यान दिया होगा, तो मैंने यहाँ पर -1 तो करवाया ही नहीं ना टॉप को, तो वो चीज़ छूट रही थी। चलो ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि टॉप माइनस इज इक्वल्स टू 1 ये करवा देते हैं, कब, जब खाली ना हो। तो ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि टॉप की वैल्यू सही सही जा रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पर तुमने थिंग्स टू कीप इन माइंड वाले स्लाइड में तुम्हें बताया था कि कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो टॉप को मेंटेन करते हुए चलो जब भी तुम पुश कर रहे हो, टॉप को मेंटेन करते चलो जब भी तुम पॉप कर रहे हो। ठीक है, हो गया। अब देखो, अब मुझे क्या क्या चाहिए पीक करने के लिए, मुझे पहले तो स्टैक चाहिए, और क्या चाहिए, टॉप चाहिए। ठीक है, टॉप में अभी कौन सा इंडेक्स चल रहा है वो भी ध्यान देना है। ठीक है, टॉप क्या कंटेन करता है, जो सबसे लास्ट इंडेक्स है उसे कंटेन करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो मैं ये चेक करवा लेता हूँ कि कहीं ये खाली तो नहीं है, और खाली चेक करवाने के लिए मैंने यहाँ पर ये फंक्शन बनाया हुआ था इज एम्प्टी।
इस चीज को कॉल करवा के हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये खाली होगी तो ये हमें ट्रू रिटर्न करके देगा, और अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो हम यहाँ पर फिर से यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं अंडरफ्लो। ठीक है, अंडरफ्लो, ये हो जाएगा। एल्स में क्या करो, अगर जो है वो हमारे पास स्टैक है वो खाली नहीं होती है तो फिर प्रिंट करवा दो, किसे प्रिंट करवाओ, प्रिंट करवा दो स्टैक। ठीक है, स्टैक के टॉप में जो है उसे प्रिंट करवा दो। ठीक है, और लिख दो यहाँ पर कि इज एट टॉप। ठीक है, हो गया। ये हो गया पीक का कंडीशन। पीक में हमें सिर्फ देखना था, हमें ये तो नहीं पता करना था ना कि हमें यहाँ पर टॉप की वैल्यू से चेंज नहीं करनी थी। ठीक है, सिर्फ देख के निकालना था, देख लिया। अब डिस्प्ले फंक्शन एक बच रहा है, उसमें क्या करना है कि सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवा देना है। ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन, इसके अंदर हम स्टैक को पास करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट, क्या प्रिंट करा देंगे कि एलिमेंट्स आर। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं स्टैक, स्टैक को ही तो प्रिंट करवा रहे हैं, है ना। तो ये हो गया डिस्प्ले का फंक्शन कंप्लीट। तो अभी तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये जो मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं ये इनका इंडेंटेशन सही नहीं है, क्योंकि अगर हम जिसे इसे जैसे ही प्रिंट करवाने वाले हैं तो ये थोड़ा गड़बड़ होने वाला है। ठीक है, अगर मैं इसे रन करवा के दिखाऊं तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये वन इस साइड चला जा चुका है, ये इधर बचा है, इधर बचा है। ठीक है, तो ये इंडेंटेशन सही करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस इंडेंटेशन को हटा दो यहाँ से। ठीक है, और बैक स्लैश एन का काम तो हमारा ये कर ही देता है, ट्रिपल कोट्स। ठीक है, जैसे ही हम ट्रिपल कोट्स डालते हैं तो हमें इसे बताना नहीं पड़ता कि यहाँ पर बैक स्लैश एन है, हम सिर्फ एंटर प्रेस कर देंगे तो ये उस चीज़ को मान लेगा। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या किया कि फंक्शंस को डिफाइन करवा दिया। ठीक है, फंक्शंस डिफाइन करवाने के बाद हमें यहाँ पर हम फंक्शंस को कॉल भी कर ले रहे हैं। ठीक है, अब फंक्शन जो हम कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर चीज़ें हमें आर्ग्यूमेंट में देनी पड़ेंगी। ठीक है, ठीक है, सिर्फ कॉल करवा लिया ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर देखो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर है तो हमें पास भी तो करवाना पड़ेगा ना। तो देखो यूजर जैसे ही वन प्रेस करता है तो उस केस में क्या करो, उस केस में पुश करवो, लेकिन पुश करवाना किसको है, तो अब हम यहाँ पर एलिमेंट को पुश करवाएंगे स्टैक पे। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले एलिमेंट लेना होगा यूजर से, तो उसके लिए ई के अंदर हम डाल देंगे इंट। ठीक है, इंट के अंदर इनपुट, इसके अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे एंटर एलिमेंट टू पुश। ठीक है, यहाँ से एलिमेंट हमें मिल जाएगा पुश करवाने के लिए। उसके बाद हम पुश के अंदर उस एलिमेंट को डाल देंगे। ठीक है, और पुश कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स को ले रहा था, पुश पुश जो है वो कहाँ पर है, पुश ये रहा, ये स्टैक को ले रहा है, ई को ले रहा है और टॉप को ले रहा है। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टैक, स्टैक को डाल दिया, और क्या ले रहा था, एलिमेंट को ले रहा था, एलिमेंट भी डाल दिया, और टॉप। ठीक है, टॉप हो गया, डाल दिया हमने। अब बारी आती है पॉप की, तो पॉप क्या कोई आर्ग्यूमेंट ले रहा है, पॉप सिर्फ स्टैक को ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्टैक डाल दिया। पीक, पीक किसको ले रहा है, पीक जो है वो स्टैक और टॉप को ले रहा है। ठीक है, डाल दिया स्टैक कॉमा टॉप। उसके बाद डिस्प्ले, डिस्प्ले किसको ले रहा है, सिर्फ स्टैक को ले रहा है। ये लो मैंने डिस्प्ले में स्टैक डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर ये इसे टॉप की ज़रूरत है लेकिन मैंने यहाँ पर टॉप को पास नहीं करवाया, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टॉप डाल दिया है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर जब इसे कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी मुझे यहाँ पर टॉप लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है। अगर मैं अभी इसे रन करवाऊँ तो मैं कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर पहले पुश करवा लेता हूँ। मैंने यहाँ पर 1 प्रेस करके कह दिया कि मुझे पुश करवाना है, 5 पुश करवा दिया, 23 पुश करवा दिया। ठीक है, सॉरी ये इनवैलिड चॉइस था, यहाँ पर मुझे चॉइस देना था। चॉइस 1 यानी पुश करवाओ, 56 पुश करवा दो, फिर से चॉइस 1 पुश करवाओ, क्या पुश करवाओ, 76 पुश करवा दो, फिर से चॉइस 1, 10 पुश करवा दो, फिर से चॉइस 1 3। ठीक है, इस तरह से हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आ चुके हैं। अगर तुम्हें देखना है तो 4 प्रेस करो और यहाँ से तुम एलिमेंट्स देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर पॉप ऑपरेशन को चेक करना चाहूँगा, 2 प्रेस करता हूँ तो 3 इज पॉप्ड, ये मुझसे कह रहा है। अगर मैं अब स्टैक को पिक करूँ अगर, तो ये 3 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 3 प्रेस करता हूँ तो ये मुझसे कह रहा है कि 10 इज एट द टॉप। ठीक है, 10 जो है वो अभी टॉप में है। अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले भी करवाऊँ 4 प्रेस करके तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये इस तरह से है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर चेक कर ली, अब मैं यहाँ पर 5 प्रेस करके एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, हो गया, एग्जिट हो गया, खत्म। तो ये था हमारा प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को अच्छे से पढ़ लो। तो यहाँ पर प्रोग्राम्स तो हमने सारे के सारे कर लिए, अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है, अभी हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट यानी कि माई एसक्यूएल का जो भी पार्ट है वो बचा हुआ है। ठीक है, तो एसक्यूएल का यहाँ पर
अगर ये कर लोगे तो एसक्यूएल का सारा काम तुम्हारा हो जाने वाला है, ठीक है। प्रोग्राम्स तो भले ही हो सकता है कि मैंने जिसमें से जितने कराए उसमें से एक दो बाहर के आ जाए, ठीक है, जो तुम ना कर पाओ, हो सकता है, ठीक है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। लेकिन एसक्यूएल में तो अगर ये कर लोगे तो सारा ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या करना है हमें, ये एक बिल्कुल कहानी की तरह है, ऐसे समझो। क्रिएट अ स्टूडेंट टेबल, हमें एक टेबल बनाना है स्टूडेंट नाम का, उसके अंदर हमें क्या रखना है, कुछ डेटा रखने हैं, ठीक है। और फिर वो डेटा मैंने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल कर रखा हुआ है, ठीक है। ये डेटा हम उसमें फीड करवाएंगे, ठीक है। और ये डेटा फीड करवाने के बाद क्या करवाना है, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड्स ऑन द स्टूडेंट टेबल। कुछ काम हमें दिए हुए हैं, उनके ऊपर ये कुछ भी काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा काम ये रहेगा कि स्टूडेंट टेबल बनाना है, ठीक है, और उसमें डेटा फीड करवाना है। तो पहले टेबल बनवाएंगे, उसके बाद उसमें इंसर्ट कमांड से इंसर्ट फीड मतलब वो डेटा जो है वो फीड करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ऑल्टर टेबल की मदद से हम वहां पर क्या करने वाले हैं कि नया एट्रीब्यूट ऐड करने वाले हैं, या फिर कह सकते हैं नया एक कॉलम ऐड करने वाले हैं, ठीक है। या फिर नए कॉलम का जो डेटा टाइप है वो हम मॉडिफाई करवा सकते हैं, ठीक है। फिर ड्रॉप एट्रीब्यूट, मतलब उस एट्रीब्यूट को जो हमने क्रिएट किया फिर उसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट मतलब वही कॉलम, ठीक है। और उसके बाद फिर अपडेट टेबल टू मॉडिफाई, ठीक है, मतलब कोई एक डेटा हमें अगर अपडेट करना हो तो वो कर सकते हैं। फिर ऑर्डर बाय, किसी ऑर्डर में कुछ चीजों को देखना हो, जैसे अगर हो सके तो असेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना हो तो वो देख सकते हैं, ठीक है। और डिलीट टू रिमूव टपल्स, ठीक है, टपल्स यानी कि वही रिकॉर्ड्स यानी रोज। तो अगर मुझे डिलीट करना हो तो यहाँ पर मैं डिलीट कमांड चलाऊंगा। ग्रुप बाय, अगर मुझे रिकॉर्ड्स को किसी चीज में मतलब कि ग्रुप करके देखना हो जिसमें हम एग्रीगेट फंक्शंस का यूज कर सकें, जैसे कि मिनिमम, मतलब कि अगर बहुत सारे मार्क्स लिखे हुए हैं बहुत सारे बच्चों के, तो उनमें से अगर मुझे देखना है कि मिनिमम मार्क्स कौन सा है, मैक्सिमम मार्क्स कौन सा है, या फिर टोटल जो सम है उन मार्क्स का वो कौन सा है, या फिर काउंट यानी कि कितने मार्क्स है, या फिर एवरेज निकालना हो यानी कि वो एवीजी फंक्शन से निकालते हैं, ठीक है। तो वो सब अगर करना हो तो मैं ग्रुप बाय का यूज करूंगा, ठीक है। तो इतना ही करना है, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर लिखा हुआ सिमिलर एक्सरसाइज मे बी फ्रेम्ड फॉर अदर केसेस, ठीक है। अब वो केसेस डिपेंड करते हैं कि वो किस तरह के रिकॉर्ड है, ठीक है। मैंने तो ये रिकॉर्ड लेकर रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इंटीग्रेट एसक्यूएल विद पाइथन बाय इंपोर्टिंग सुटेबल मॉड्यूल। तो ये तो हमें वही पाइथन प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हम पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर ये देख लेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम माई एसक्यूएल खोल लेते हैं। हाँ, तो ये हमारे पास माई एसक्यूएल आ चुका है, इसमें मैं पासवर्ड डाल दूं, ठीक है। तो माई एसक्यूएल यहाँ पर खुल गया। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है कि मुझे क्रिएट कराना है टेबल को। चलो टेबल क्रिएट करवाते हैं। तो क्रिएट टेबल करने के लिए हम यहाँ पर क्या कमांड यूज करते हैं, क्रिएट पहले तो हम सॉरी डेटाबेस भूल गया था। तो पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से डेटाबेसेस हैं हमारे पास, ठीक है। शो डेटा बेसिस, ठीक है, सेमी कॉलन छूट गया था, कोई बात। ठीक है, तो ये सारे डेटाबेसेस हैं हमारे पास। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर टेस्ट डेटाबेस के अंदर देखता हूँ कि क्या है, ठीक है। यूज टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करूंगा शो टेबल्स, ताकि मैं टेबल्स देख पाऊँ कौन कौन से टेबल्स बचे हैं। टेबल वन बचा है यहाँ पर। एक काम करते हैं, इस टेबल को हम ड्रॉप कर देते हैं, उसके बाद फिर हम अपना जो नया टेबल है वो बनाएंगे, ठीक है। ड्रॉप टेबल, टेबल वन, सेमीकोलन एंटर, ठीक है, हो गया। अब अगर मैं शो टेबल्स करूं तो ठीक है, सब क्लियर हो चुका है। चलो ठीक है, तो हम सबसे पहले वापस से डेटाबेस पे एंटर करते हैं, शो डेटाबेसेस, ठीक है। और इसमें हम यूज करेंगे किसको, टेस्ट को, ठीक है। अब जरा स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं, सिस्टम CLS एंटर करते हैं। हम अपने डेटाबेस पे आ चुके हैं अभी, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या करना है कि एक टेबल क्रिएट करना है। तो चलो टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल, और फिर टेबल का नाम स्टूडेंट, स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट्स, चलो स्टूडेंट्स लिख देते हैं। और इसके अंदर हम अब इसकी चीजें स्पेसिफाई करेंगे, जैसे इसमें क्या क्या है। इसमें एक स्टूडेंट आईडी रहेगी, ठीक है, स्टूडेंट आईडी रख देते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। और इसका जो डेटा टाइप रहेगा वो इंट रहेगा, ठीक है। फिर प्राइमरी की, इसे प्राइमरी की बनाते हैं, ठीक है, प्राइमरी की बन गया ये। और इसके बाद क्या रखना है, इसके बाद नेम रखना है, ठीक है। तो नेम रख दिया, और इसका जो डेटा टाइप रहेगा वो varchar में रखूंगा मैं इसे। और नेम में मैं 50 लेटर्स 50 कैरेक्टर्स के लिए रख दूंगा इसे, ठीक है। चलो नेम का काम हो गया। और क्या बच रहा है, ये और ये क्या क्या है मैं बता देता हूँ कि ये एज है, ठीक है, और ये मार्क्स है, ठीक है। शुरू में एज रखा मैंने और बाद में मार्क्स रखा, और उसके बाद फिर ये ब्रांच या फिर डिपार्टमेंट कुछ भी कह सकते हो,
ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एज है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एज रख देते हैं। तो एज, और इसे एक इंटीजर डेटा टाइप में रखना है। हो गया खत्म। फिर एज के बाद क्या है, एज के बाद मार्क्स था। ठीक है, तो मार्क्स रखते हैं, मार्क्स। ठीक है, और इसे भी मैं इंट डेटा टाइप में रखूंगा। देखो, इसका स्ट्रक्चर याद रखना बहुत जरूरी है। इंट से थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, मार्क्स को मैंने इंट में रख दिया। अब मार्क्स को इंट में रखने के बाद कुछ और था क्या, मार्क्स को इंट में, हाँ यहाँ पर ये ब्रांच है, फिर डिपार्टमेंट क्या था, चलो डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट कौन सा डेटा टाइप में है, यहाँ पर इसका भी वैरकर रखते हैं। और वैरकर, इसका जो साइज है वो 20 रख देते हैं। ठीक है, हो गया खत्म। सेमीकोलन करते हैं और एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेरी चल चुकी है, मतलब ये जो है वो बिल्कुल सही है। अब जरा अगर मैं इस चीज को देखना चाहता हूँ कि ये हमारा जो टेबल का स्ट्रक्चर है ये बन तो गया, लेकिन ये किस तरह से दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, DESCRIB, डिस्क्राइब पूरा लिख सकते हैं, और फिर DESC लिख सकता हूँ। और फिर टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स। ठीक है, सेमीकोलन एंटर। ठीक है, दिख गया हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है हमारे टेबल का। चलो, टेबल को हमने क्रिएट तो कर लिया। अब देखते हैं अब क्या बच रहा है। ये तो हटे यहाँ से। क्रिएट टेबल, ठीक है, इंसर्ट डेटा, चलो इंसर्ट करवाते डेटा को। ये रहा हमारे पास डेटा, ये सारा। ठीक है, देखो टपल्स के फॉर्म में रखा हुआ है पूरा का पूरा, और यहाँ पर एक सेमीकोलन लगाया हुआ लास्ट में। ठीक है, तो ये इंसर्ट कैसे करते हैं सबको पता होगा, अगर याद हो सबको, तो इंसर्ट इनटू हम कमांड्स यूज करते थे। ठीक है, इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम क्या था, टेबल का नाम स्टूडेंट्स था। ठीक है, स्टूडेंट्स। ठीक है, और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर क्या देना है। ठीक है, हमें यहाँ पर अगर सीरीज में सारी चीजें भरनी है, ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर कॉलम नेम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे ही भरनी है, मतलब कि हाँ, और अगर किसी स्पेसिफिक कॉलम में अगर कुछ भरवाना है, ठीक है, तो उस टाइम में हमें यहाँ पर कॉलम का नाम देना होगा। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें सब कुछ एज इट इज भरना है। ठीक है ना, यहाँ पर एक एक करके एज इट इज भरना है। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और उसके बाद फिर वैल्यूज। ठीक है, अब वैल्यूज के अंदर हम इन सारे जो भी चीजें हैं इन सबको रख देंगे। ठीक है, पेस्ट करवाते हैं। ठीक है, पेस्ट करवा दिया। देखो ये जो एरोज है ना, ये इस तरह के एरो, ये बस ये कह रही है कि मैंने लाइन चेंज किया हुआ है। इसे तुम यहाँ पर ये एग्जाम में ये एरो बनाकर मत आना। ठीक है, ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखो। ठीक है, देखो क्या करोगे एग्जाम में, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, उसके बाद फिर वैल्यूज, और उसके बाद फिर ये एक वैल्यू दे दी, कॉमा, नीचे वाली लाइन में आओ, इतनी वैल्यूज दे दो, कॉमा, फिर इतनी वैल्यूज दे दी, कॉमा। ठीक है, ये एरो बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे कर करके लास्ट वाली वैल्यू देने के बाद एक सेमी कॉलन, ताकि हम बता सके कि हमारा जो काम है, हमारा जो कमांड है वो खत्म हो चुका है। एंटर करते हैं, तो ये हमारे टेबल में जा चुका है। अगर मुझे इसे देखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और उसके बाद फिर ये क्या है, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स, सेमीकोलन एंटर। ठीक है, तो ये मेरे पास कमांड्स आ चुके हैं। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि अब और क्या काम बच रहा है। तो इंसर्ट डेटा भी हो गया, इंप्लीमेंट द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड्स। ठीक है, तो ऑल्टर टेबल। ठीक है, ताकि हम नए, एक पहले एक एक करके करते हैं। ठीक है, ऑल्टर के लिए पहले तो हमें एक नया कॉलम ऐड करना है। ठीक है, नया कॉलम ऐड करते हैं। तो नया कॉलम ऐड करने के लिए एसक्यूएल का क्या, ये रहा। तो नया कॉलम हम ऐड करते हैं ईमेल। ठीक है, तो ईमेल ऐड करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, ऑल्टर टेबल। ठीक है, ऑल्टर टेबल, ध्यान रखना स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर तुम्हें याद रखना होगा। ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम, टेबल का नाम स्टूडेंट्स है। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, और फिर उसके अंदर हमें क्या करना है, एक कॉलम ऐड करना है। ठीक है, ऐड, ऐड कॉलम, और उसके बाद सेम चीज, कौन सी सेम चीज, जो हम यहाँ कर रहे थे ना, हाँ यहाँ पर जो हम कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे कि हम पहले कॉलम का नाम दे रहे थे, उसके बाद फिर उसका जो डेटा टाइप है वो दे रहे थे, और उसके बाद फिर कोई एक कांस्टेंट अगर हमें लगाना है, ठीक है, कोई की बनानी है, या फिर कोई और कांस्टेंट लगाना है, जैसे नॉट नल या फिर यूनिक, तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन अभी नहीं लिखना है। ठीक है, यूनिक लिख सकते हैं। ठीक है, चलो यूनिक लिखते हैं, क्योंकि ईमेल आईडी तो यूनिक होती है ना। तो स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी नहीं, ईमेल लिखते हैं, चलो ईमेल है ना, ईमेल को ऐड करना है, ईमेल, और उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे पास एक वैरचर रहेगा। ठीक है, चलो तो ईमेल और वैरकर, इसका जो साइज है वो हम 70 दे देते हैं। ठीक है, और ऐड कॉलम ईमेल वैरकर ये, और उसके बाद फिर इसे हमें क्या रखना है, यूनिक रखना है। ठीक है, यूनिक, सेमीकोलन एंटर। ठीक है, तो ये कमांड भी चल चुका है। अब जरा हम देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स में कि क्या हो रहा है। ठीक है, मतलब देखो, सब में एक
देखो एक ईमेल नाम का एक कॉलम जो है वो आ चुका है, लेकिन सबके लिए वो नल वैल्यू। अभी तक हमने इसमें कुछ इंसर्ट नहीं किया, सॉरी अपडेट नहीं किया। अगर हम किसी भी रिकॉर्ड को, किसी भी रो को अगर अपडेट करें तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? तो वही काम है, मतलब अलग तो यही होता है इंसर्ट और अपडेट में। इंसर्ट मतलब पूरा एक रिकॉर्ड तुम इंसर्ट कर रहे हो, अपडेट मतलब किसी एक रिकॉर्ड में किसी एक वैल्यू को चेंज कर रहे हो या फिर डाल रहे हो। ठीक है, उसे कहते हैं। तो चलो, ऑल्टर टेबल टू ऐड न्यू एट्रीब्यूट हो गया। अब मॉडिफाई डेटा टाइप, चलो मॉडिफाई करते हैं डेटा टाइप को। तो डेटा टाइप को मॉडिफाई करते हैं। किसको मॉडिफाई करें? हम ईमेल को मॉडिफाई करवा देते हैं। ठीक है, मॉडिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं? ऑल्टर, ठीक है, ऑल्टर टेबल, फिर टेबल नेम क्या था? स्टूडेंट्स। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स नेम। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं मॉडिफाई। ठीक है, मॉडिफाई कॉलम। और उसके बाद फिर मॉडिफाई कॉलम, तो कौन सा कॉलम को मॉडिफाई करना है हमें? ईमेल को, ईमेल। ठीक है, और उसके बाद फिर वही सेम चीज यहाँ पर जैसे लिखा हुआ था ना, तो इसमें जो चीज हमें चेंज करके लिखनी है वो लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर वैरकर 70 दिया था ना, तो हम क्या करते हैं कि वैरकर क्या कर दे, 50 कर देते हैं। ठीक है, और यूनिक रहने देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है देखते हैं। वैरकर और इसके अंदर हम 50 रख देते हैं। ठीक है, सेमीकोलन करते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये कमांड भी चल चुका है। अब जरा यहाँ पर तो हमें कुछ नहीं दिखेगा ना, ऐसे स्टूडेंट्स को हम स्टूडेंट्स टेबल में दिखे तो यहाँ से हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम टेबल को डिस्क्राइब करें, ठीक है, DESC स्टूडेंट्स, तो हमें पता चल जाएगा। सेमीकोलन, एंटर। अब देखो यहाँ पर ये यूनिक अभी भी है। ठीक है, क्योंकि हमें यूनिक में कुछ चेंजेस नहीं किए थे, हमें यहाँ पर नॉट लगाना पड़ता। ठीक है, उसके लिए। तो चलो, यूनिक तो ये है। और उसके बाद ये वैरकर अब क्या हो चुका है? 50 हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हम किसी कॉलम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या है देखते हैं। अब जरा मॉडिफाई कर लिया हमने। ठीक है, उसके बाद फिर ड्रॉप एट्रीब्यूट। चलो ईमेल को बना तो लिया, उसको ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? ऑल्टर, ठीक है, टेबल, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर ड्रॉप, ड्रॉप कॉलम। ठीक है, ड्रॉप कॉलम, और कौन से कॉलम को ड्रॉप करना है? ईमेल को। सेमी कॉलन, एंटर। ठीक है, ड्रॉप कर दिया। अब जरा हम स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कोई भी ईमेल नाम का कॉलम नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर टेबल का भी डेटा आपको दिखाऊं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, सेमी कॉलन, एंटर। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि ईमेल्स नाम का कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से मैंने ईमेल्स को ड्रॉप भी कर दिया। आसान था। चलो, अब अपडेट टेबल टू मॉडिफाई डेटा। ठीक है, तो किसी डेटा को मॉडिफाई करते हैं। किसको मॉडिफाई करें? एक काम करते हैं कि किसी के मार्क्स को चेंज करते हैं। ठीक है, किसके मार्क्स को चेंज करें? यहाँ पर मैं चेतन, ठीक है, चेतन के मार्क्स को 92, काफी ज्यादा मार्क्स है, इसके मार्क्स थोड़े कम कर देते हैं। इसके मार्क्स 88 कर देते हैं। ठीक है, चलो, तो क्या करना है हमें? अपडेट। ठीक है, अपडेट। ठीक है, और फिर स्टूडेंट का नाम क्या है? स्टूडेंट का नाम, सॉरी, अपडेट स्टूडेंट का नाम नहीं, स्टूडेंट टेबल का नाम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स। ठीक है, अपडेट फिर टेबल का नाम। ठीक है, तो अपडेट स्टूडेंट्स सेट। अपडेट के बाद यही लगाते हैं, अपडेट स्टूडेंट्स सेट। अब यहाँ पर हमें क्या सेट करवाना है? मार्क्स को सेट करवाना है। ठीक है, तो मार्क्स इक्वल्स टू 88। कहाँ पर? वेयर स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, वेयर स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू चेतन की आईडी क्या है? 3। ठीक है, 3 सेमीकोलन, एंटर। बस, ये भी चल गया। अब जरा मैं यहाँ पर शो करवाता हूँ कि क्या क्या हुआ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, चेतन का जो मार्क्स है वो 88 हो चुका है। तो इस तरह से मैंने मार्क्स अपडेट करवा लिया, तो ये भी खत्म हो गया। अब इसके बाद देखते हैं ऑर्डर बाय टू डिस्प्ले डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यही सेम काम मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय लिखूंगा, और उसके बाद फिर कॉलम का नाम कि किस बेसिस पे हमें ऑर्डर करना है। तो हम एक काम करते हैं, मार्क्स पे ऑर्डर करते हैं। ठीक है, मार्क्स। अब अगर मुझे इस टेबल को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स में देखना है, कि मतलब सबसे पहले सबसे कमजोर बच्चा है, कमजोर बच्चा मतलब जिसके सबसे कम मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं या तो ऐसे भी छोड़ सकता हूँ इसे, या फिर मैं ASC लगा सकता हूँ। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है।
मतलब ऐसे भी अगर आप करोगे तो फिर आपको सेम चीज़ मिलेगी, और अगर आप ए एस सी असेंडिंग के लिए ए एस सी लिखोगे तो भी आपको सेम चीज़ मिलेगी। एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? अ, हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स आ चुका है सबसे कम 72, फिर 76, ऐसे करके ये एक ऑर्डर में आ चुका है, ठीक है। अब अब हमने क्या कर लिया, अब चलो ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में तो देख लिया, अब मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है। मतलब कि सबसे पहले सबसे ज्यादा मार्क्स वाला बच्चा है, ठीक है। चलो, तो अब देख रहे हो कि सबसे ज्यादा मार्क्स इसके हैं, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे करके ये आ चुके हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करवाना है? मैंने ऑर्डर बाय देख लिया है, ठीक है। इसके बाद मुझे डिलीट या फिर रिमूव करवाना है टपल्स को, ठीक है। तो अब देखो किसे रिमूव करवाएं। एक काम करते हैं, अ, इसको रिमूव करवाते हैं, ठीक है। इसके बहुत ज्यादा मार्क्स है, इसको रिमूव करवाते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। वेयर क्या, वेयर स्टूडेंट आईडी 6 हो, ठीक है। वेयर स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी जो है वो 6 हो, सेमीकोलन एंटर, ठीक है। तो डिलीट हो चुकी है ये चीज, और अगर मैं इस चीज को अभी देखूं बिना किसी ऑर्डर बाय के, एंटर करते हैं, तो अब आप देख सकते हो यहाँ से कौन डिलीट हुआ? फरहान, फरहान डिलीट हुआ। हाँ, फरहान डिलीट हो चुका है यहाँ से, ठीक है। चलो, तो इस तरह से हमने ये काम भी करवा लिया। अब जरा आगे देखते हैं कि आगे आगे क्या बचा हुआ है। डिलीट हो चुका है। फिर ग्रुप बाय एंड फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम सम काउंट एवरेज, ठीक है। तो ग्रुप बाय करना है, मतलब ग्रुप बाय चलवाना है इस बार। तो एक काम करते हैं, इसको हम ग्रुप करते हैं। जैसे यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के दो बच्चे, ठीक है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं अब एक प्रिंसिपल बन जाता हूँ, और ये देखता हूँ कि कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए हैं, ठीक है। या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा मार्क्स कितने कितने आ रहे हैं, ठीक है। ये देख सकता हूँ मैं। तो वो उसके लिए मैं यहाँ पर मैक्स का यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही काम करते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? ग्रुप बाय, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, उसके बाद फिर इतना चलाते हैं, और इसमें हम मैक्सिमम मार्क्स भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सेमी कॉलन लगाते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स मुझे देखने हैं ना। तो यहाँ पर मैं सारे कॉलम्स नहीं देखूंगा, मैं मैक्सिमम ऑफ मार्क्स देखना चाहता हूँ, ठीक है। मार्क्स एंटर करते हैं। तो हमें यहाँ पर सिर्फ ये नहीं देखना, हमें डिपार्टमेंट का नाम भी देखना है। तो हम यहाँ पर पहले डिपार्टमेंट लिख देते हैं, डिपार्टमेंट कॉमा मैक्स मार्क्स, ठीक है। एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कंप्यूटर साइंस में जो मैक्सिमम मार्क्स आए हैं वो 88 आए हैं। क्या ये सही है? कंप्यूटर साइंस में 85 और 88 है, और कुछ नहीं है, ठीक है। 88 सही है। उसी तरह से मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी हो जाएगा, ठीक है। ये तो था मैक्सिमम के लिए। और क्या है? मिनिमम, मिनिमम के लिए ये देख लो, ठीक है। और एवरेज के लिए देखना है, तो यहाँ पर सिर्फ मिन मैक्स के जगह पर ए वी जी लिख दो, ठीक है। यहाँ पर आपको एवरेज मिल जाएगा। और क्या देखना है? जरा देखते हैं और क्या देखना है। तो हमने क्या क्या देख लिया ग्रुप बाय में? मिनिमम मैक्सिमम एवरेज देख लिया, ठीक है। सम और काउंट देखना है ना। तो सम देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पर सम मतलब कि कंप्यूटर साइंस में जितने भी बच्चों के जो भी मार्क्स है, सब सबको ऐड कर दो। सिमिलरली मैकेनिकल में जितने भी बच्चे हैं उन सबके मार्क्स को ऐड कर दो, ठीक है। यही काम, एंटर करते हैं, ठीक है। ये वो चीज आ जा रही है। अब एक और चीज बच रही है जो कि काउंट है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर काउंट लिखूं, ठीक है, काउंट, और इसके अंदर स्टार लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब सारे बच्चों को काउंट करना है। एंटर करते हैं, ठीक है। मतलब वही है कि कंप्यूटर साइंस के दो बच्चे हैं, मैकेनिकल के दो बच्चे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स के दो बच्चे हैं, ठीक है। तो अभी कितने सारे बच्चे हैं? अभी हमारे पास 6 बच्चे हैं टोटल। मैकेनिकल के दो बच्चे हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के भी दो बच्चे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी दो बच्चे हैं। मतलब ये सही आ रहा है, ठीक है। चलो, ये हो गया, ठीक है। काउंट भी हो गया हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास एसक्यूएल की सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। तो अभी हमारे पास जो बचा हुआ है वो सिर्फ ये है, ठीक है।
इंटीग्रेट्स एसक्यूएल विद पाइथन बाय इंपोर्टिंग सुटेबल मॉड्यूल। ठीक है, तो इसमें एग्जैक्टली दिया नहीं हुआ है कि हमें क्या करवाना है। बेसिकली हमें ये पता चल रहा है कि वो जो इंटरफेस पाइथन विद माइस्क्यूएल वाला जो चैप्टर था, उसके ही काम यहाँ पर करवाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसके जो कुछ मेन काम होते हैं, वो मैं यहाँ पर करवा कर दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी अगर आप उतना देख लोगे तो आपको फिर सारी चीजें इस चैप्टर की समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर भी अगर समझना है तो वन शॉट हर एक चैप्टर के लिए बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12 वन शॉट्स नाम की। उसके अंदर आप उस चैप्टर की प्लेलिस्ट को उस चैप्टर की वीडियो को वन शॉट को देख सकते हो, काफी अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो चलो इस चीज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वीएस कोड पे आ जाते हैं और एक प्रोग्राम हम यहाँ पर बनाते हैं, क्या, इंटरफेस इंटरफेस डॉट पी वाई। ठीक है, इंटरफेस डॉट पी वाई ऐसे ये बना लिया। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने होते हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो जिन लोगों ने नहीं किया है उस वीडियो को देख लो। इस चैप्टर का जो इंटरफेस पाइथन विद माइस्क्यूएल वाला जो चैप्टर है, वो उसका जो वन शॉट मैंने बताया हुआ है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि क्या क्या इंस्टॉल करना है और कैसे चलाना है इसे। ठीक है, और इस चैप्टर के बारे में पूरा जो डिटेल है वो है उसमें। ठीक है, ठीक है, फिर हम यहाँ पर उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने उसे इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, तो इंपोर्ट यहाँ पर माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर उसका नाम है, माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब इसे इंपोर्ट करवाने के बाद हमें एक एस्टेब्लिश करना है एक कनेक्शन। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कोई एक, जैसे हम यहाँ पर फाइल हैंडलिंग में फाइल ऑब्जेक्ट बनाते थे, फाइल हैंडल बनाते थे, उस तरह से हम यहाँ पर एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर बनाना है। तो हम उसका नाम यहाँ पर रख देते हैं CON। ठीक है, कनेक्शन, कनेक्शन के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। अब इस मॉड्यूल का जो फंक्शन है वो हम यूज करने वाले हैं, कौन सा फंक्शन, कनेक्ट। ठीक है, हो गया। अब हमें इसमें चार चीजें डालनी है। ठीक है, मतलब एक आप ऑप्शनल है। ठीक है, डेटाबेस का नाम, डेटाबेस आप चाहो चाहो तो खुद से क्रिएट करवा सकते हो यहाँ पर, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इसमें डेटाबेस ऑलरेडी बना बनाया ले रहे हैं यूजर से। ठीक है, तो टेस्ट डेटाबेस का ही हम यूज करेंगे जो कि हमने अभी अभी बनाया था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर चार जो आर्ग्यूमेंट्स है वो हमें डालने होते हैं। सबसे पहला कौन सा, होस्ट। ठीक है, होस्ट कौन सा है हमारे पास, लोकल होस्ट है, अभी हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद यूजर। ठीक है, यूजर हमारा क्या है, रूट, रूट यूजर पे काम कर रहे हैं। पासवर्ड, पासवर्ड क्या है हमारे पास, तो हमने यहाँ पर पासवर्ड डाल लिया और इसके बाद हमें यहाँ पर डेटाबेस डालना है। ठीक है, डेटाबेस, और डेटाबेस कौन सा, टेस्ट। ठीक है, इतना कर लेते हैं, कंट्रोल S, और उसके बाद इस चीज को रन करके देख लेते हैं कि ये क्या कनेक्ट हो पा रहा है या नहीं। ठीक है, इसे रन करते हैं। ठीक है, तो कोई एरर नहीं आया यहाँ पर, ये मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, इसको वेरीफाई करवाने का एक और तरीका है, क्या, वो तरीका ये है, कॉन डॉट, मतलब डेटाबेस ऑब्जेक्ट का नाम लिखो, उसके बाद फिर इज कनेक्टेड, इज अंडरस्कोर कनेक्टेड, ये वाला जो फंक्शन है ये, इस चीज को मुझे क्या करवाना है, मुझे इस चीज को प्रिंट करवा देना है। ठीक है, कंट्रोल S, इस चीज को रन करेंगे, ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे वेरीफाई भी करवा सकते हैं। खैर वेरीफाई तो नहीं करवाना हमें। चलो, तो हमने यहाँ पर क्योंकि हमने कनेक्ट करवा लिया, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें एक कर्सर बनाना है। ठीक है, ताकि हम कोई भी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर पाए, कोई भी क्वेरी को हमें अपने डेटाबेस में एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसके लिए हमें एक कर्सर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो कर्सर का नाम हम क्या रख सकते हैं, उसका नाम हम चलो कर्सर ही रख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो CON.CURSOR। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये कर्सर बन गया। अब कर्सर से हम कुछ भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, तो क्या एग्जीक्यूट करवाएं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक टेबल बनवा लेते हैं। ठीक है, क्रिएट टेबल वाला जो कमांड होता है वो चलवा लेते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे वो चलवाना है तो एक काम करते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट चलवा लेते हैं। ठीक है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, सिर्फ इतना लिखना है और इसके अंदर स्ट्रिंग को पास करवा देना है। क्या स्ट्रिंग है, क्रिएट टेबल, और उसके सॉरी क्रिएट टेबल, टेबल, हाँ टेबल ही तो क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल, मार्क्स नाम के टेबल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या क्या चीजें रखूं। ठीक है, इसके अंदर मैं रख सकता हूँ, इसके अंदर मैं रख सकता हूँ, पहले तो आईडी रखते हैं, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, और स्टूडेंट आईडी, और इस चीज को मुझे क्या करना है, इंट में रखना है। ठीक है, इंट में, और इस चीज को मुझे प्राइमरी की बनाना है। ठीक है, और ये हो गया।
तो इसके बाद मुझे मार्क्स बनवाना है, ठीक है। मार्क्स, और मार्क्स भी मैं इंटीजर में ही रख लेता हूँ। और मार्क्स तो ठीक है, इतना काफ़ी है। और बिना सेमीकोलन के, यहाँ पर सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट की है, ठीक है। तो इस तरह से मेरा टेबल बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको 2 बार रन करूँ तो फिर ये एरर दे देगा। ये बोलेगा कि ये टेबल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो क्रिएट टेबल मार्क्स, तो यहाँ पर इसके बाद मैं ये भी लगा देता हूँ, इफ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये कर दूंगा मैं, ठीक है। हाँ, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम इसके बाद होता है, ठीक है। तो क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, और उसके बाद फिर किसको बनाना है, मार्क्स को, और उसके बाद फिर ये सारी इसकी चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरह से कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करके मैं एक टेबल क्रिएट कर लूंगा, ठीक है। टेबल क्रिएट करवाने के बाद क्या करते हैं, इसके अंदर हम कोई एक चीज इंसर्ट करवा देते हैं, ठीक है। वो भी कर्सर डॉट एग्जीक्यूट से ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो मैं कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको एक और चीज बतानी है कि हमें यहाँ पर कमिट भी करना होता है ताकि हम चेंजेस को सेव कर पाए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ऐसे नहीं, डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, इसमें हम क्या लिखते हैं, पहले तो हम एक काम करते हैं, हम एक इस चीज को एक इंसर्ट, इन इंसर्ट REC, इस चीज को हम जो अभी कमांड चलाने वाले हैं उस चीज को हम एक इसमें रख रहे हैं, हम एक स्ट्रिंग में रख रहे हैं, ठीक है। इंसर्ट रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू, ठीक है, टेबल, ठीक है। उसके बाद फिर वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज के अंदर हम वैल्यूज को देंगे, ठीक है। और वैल्यूज के अंदर हम कौन कौन सी वैल्यूज देंगे, तो देखो हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, स्टूडेंट आईडी और मार्क्स, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं ना, हम यूजर से पाइथन के थ्रू हम क्या करते हैं कि आईडी और मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। तो आईडी इक्वल्स इंट, इंट के अंदर इनपुट, एंटर स्टूडेंट आईडी, यहाँ से हमें आईडी मिल जाएगी। और क्या करना है, आईडी के बाद हमें क्या करना है, मार्क्स, ठीक है। मार्क्स, एंटर स्टूडेंट मार्क्स, ये लो, ये दोनों चीजें बोली जाएंगी हमसे पाइथन के ही अंदर, और हम इस चीज को ऐसे रखेंगे। और देखो मुझे क्या करना है, मुझे इस चीज को चलवाना है ना। तो मैं यहाँ पर 2 काम कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इन दोनों को उठाकर डाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके जगह पर मैं यहाँ पर %s का भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो क्वेरी है ना, इसके अंदर मुझे वेरिएबल्स को डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल्स को कैसे डालूंगा, मुझे आईडी, सिर्फ ये आईडी स्ट्रिंग में नहीं चाहिए, मुझे आईडी की वैल्यू चाहिए, जो यूजर डालेगा वो चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कहाँ पर, इंसर्ट इनटू वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज के अंदर मैं क्या करूंगा कि जो भी मुझे चाहिए ना उसके जगह पर मैं %s लगा दूंगा, ठीक है। %s, ठीक है। तो यहाँ पर आईडी और मार्क्स दोनों की वैल्यू यहाँ पर %s में आएगी, ठीक है। %s में कैसे आएगी, देखो कैसे आएगी, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट है ना, इसके अंदर मैं इन दोनों चीजों को डाल दूंगा, किन दोनों को, इंसर्ट REC है, ठीक है। ये हमारे पास ये जो है क्वेरी वो चलेगी, ठीक है। और इसके अंदर मुझे 2 चीजें चाहिए, आईडी चाहिए, ध्यान रहे कि हमारे पास 2 ही आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर आए, या तो एक भी आ सकता है या तो 2 आ सकता है। जब एक क्वेरी आ रही है कर्सर डॉट एग्जीक्यूट में, तो डायरेक्ट हमने पूरा का पूरा कमांड लिख दिया। जब दो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम पहला तो कमांड लिख रहे हैं, ठीक है, ये कमांड, और उसके बाद फिर %s की जो वैल्यूज है ना उसको रिप्लेस करने के लिए कपल डाल रहे हैं, ठीक है। तो पहले %s में आईडी चली जाएगी, दूसरे %s में क्या जाएगी, मार्क्स चला जाएगा, ठीक है, मार्क्स। तो इस तरह से यहाँ पर ये हो गया। और इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें कमिट भी करना है। तो अभी हमें यहाँ पर सेव करना है चीजों को, तो सेव किस में करना है, ये हमारा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, तो इसे ही हमें सेव करना है, ठीक है। तो उसे सेव करने के लिए con डॉट कमिट फंक्शन यूज कर लो, बस यहाँ से जो चेंजेस है वो सेव हो जाएंगे, ठीक है। अब चेंजेस सेव तो हो चुके हैं, यानी कि मेरा जो डेटा है, मतलब यहाँ मेरा जो टेबल है वो बन चुका है, ठीक है, टेबल बन चुका है। अब उसके बाद मेरी जो यूजर से यहाँ पर से पूछा जाएगा कि आईडी क्या है, पासवर्ड और मार्क्स क्या है, ठीक है, वो दोनों चीजें वहां पर स्टोर हो जाएंगी। ये भी ठीक है, और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब कि टेबल बना लिया मैंने, और एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवा दिया, ठीक है। और इंसर्ट करवाने के बाद इंसर्ट तक का तो मुझे पता चल गया, लेकिन अब मैं यहाँ पर पाइथन में लेके ऐसे कैसे आऊंगा वो चीजें, ठीक है। मतलब पाइथन से मैंने उधर भेज दी, लेकिन मैं उनसे चीजें लेकर कैसे आऊं, तो अभी मुझे यहाँ पर एसक्यूएल से
फेच करना है, ठीक है, रिकॉर्ड्स को। तो फेच करने के लिए हमारे पास तीन फंक्शंस आते हैं, फेच वन, फेच ऑल और फेच मैनी। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अभी सारे के सारे रिकॉर्ड्स को फेच करवाना है, ठीक है, तो वो करवाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पर डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा और इसके अंदर चीजों को डाल दूंगा, ठीक है। तो कर्सर के लिए क्या लिखा था, कर्सर, कर्सर, ठीक है, कर्सर का जो ऑब्जेक्ट था वो कर्सर ही था। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, पहले तो कर्सर को एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी स्टोर नहीं करना, पहले तो निकलवाते हैं कि कितना डेटा है हमारे पास, ठीक है। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स, ठीक है। अब हम इस चीज को डेटा में स्टोर कर देंगे, डेटा इक्वल्स टू कर्सर डॉट, जितनी चीजें आई हमारे पास उन सबको स्टोर कर दो डेटा में, ठीक है। तो फेच ऑल भी कर सकते हैं, मतलब फेच ऑल तो कर ही रहे हैं। फेच मैनी में क्या करते हैं कि हम उसके अंदर एन की वैल्यू डालते हैं, ठीक है, ताकि हम बता सके कि हमें इतने रिकॉर्ड चाहिए, मतलब जितने भी रिकॉर्ड आए इसके बाद उनमें से हमें इतने रिकॉर्ड चाहिए, एन की वैल्यू डाल सकते हैं किसमें, फेच, फेच मैनी फंक्शन में। और फेच वन में कुछ डालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फेच ऑल की तरह। फेच वन अगर हम करते हैं तो सिर्फ हमारे पास एक रिकॉर्ड आता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कर्सर में एग्जीक्यूट ये करवाया, तो कर्सर में कुछ आके चिपक गया और उसे निकालने के लिए हमने डॉट फेच ऑल का यूज करके उसे स्टोर करवा दिया डेटा के अंदर, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पर डेटा में जो भी चीजें हैं उसको मैं प्रिंट करवाऊंगा। कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, तो फॉर आई एन डेटा प्रिंट आई, ठीक है। चलो, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं कि हमारी चीजें काम कर रही हैं या नहीं। अच्छा हाँ, यहाँ पर हमने प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी लिखा है, सिर्फ प्राइमरी की नहीं लिखा था, स्पेस है, ठीक है। यहाँ पर प्राइमरी की लिख दिया और और इंसर्ट इनटू टेबल, इंसर्ट इनटू टेबल, इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम लिखते हैं यहाँ पर। टेबल का नाम क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम हम किस में इंसर्ट करना चाह रहे हैं, मार्क्स में, ठीक है। चलो, छोटी मोटी गलती, इसे रन करते हैं और स्टूडेंट की आईडी, क्या आईडी दूं, 100, एंटर करते हैं स्टूडेंट के मार्क्स, इसके मार्क्स में 30 करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास फेच होकर आ गई हैं, ठीक है। हमारे पास जो भी फेच हुआ उसमें जो पहला रिकॉर्ड था वो प्रिंट होकर आ चुका है, 100 और 30, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने चीजें रखवा दी। और अगर हम चाहें अभी, तो मैं एक काम करता हूँ कि इस बार मैं अगर फिर से रन करूँ इसे, ठीक है, तो मैं अगर दूसरी आईडी दूं, मैं यहाँ पर दूसरी आईडी देता हूँ 200, ठीक है, और उसमें मैं मार्क्स देता हूँ 50। इस बार एंटर करता हूँ तो देखो, इस बार 100 पहले से था ही, उसके बाद फिर 200 और 50, एक एक करके यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। इस तरह से हमने क्या किया, हमने क्या किया, तो इस तरह से हमने इंटीग्रेट एसक्यूएल पाइथन विथ, ये जो भी था ये कंप्लीट कर लिया। और सिमिलर एक्सरसाइज में बी फ्रेम फॉर अदर केसेस, मतलब यही कि टेबल अगर भले कोई दूसरा हो, मतलब ये स्टूडेंट्स के टेबल है, हो सकता है कि एम्प्लॉयज के टेबल हो, तो इतना आप में दिमाग है कि आप वो कर पाओगे, ठीक है, सिर्फ नाम चेंज होगा, ठीक है। बाकी सारे ऑपरेशंस तो मैंने आपको बता दिए। इस तरह से आपके सारे के सारे प्रोग्राम्स और उसके साथ साथ जितने भी एसक्यूएल के कमांड्स थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। और अगर आप 12th के बाद कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड किसी भी फील्ड में जाने वाले हो, या तो इंजीनियरिंग हो सकती है या तो बीसीए, ठीक है, कुछ भी कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में जाने वाले हो, तो चैनल्स के साथ जुड़े रहना, क्योंकि अब से इस चैनल में इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए भी वीडियोस आएंगी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, ठीक है। और आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। हो सके तो एग्जाम के एक दिन पहले मैं आपसे लाइव आकर मिलूंगा, ठीक है, यूट्यूब पर लाइव आऊंगा। और ठीक है, चलो बाय।